हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। देखिए, इससे पहले हमने जो स्पेशल क्लासेस शुरू की हैं, ये रिवीजन क्लासेस पर्यावरण और साइंस और टेक का हो चुका है। पर्यावरण में हमने क्या कवर किया है, 3 लेक्चर हो चुके हैं और साइंस एंड टेक में हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ये लेक्चर देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। आज कंप्यूटर का स्पेशल पार्ट 1 होगा, जिसमें हम बेसिक फंडामेंटल और उसके जो क्वेश्चन आंसर आए हुए हैं पेपर में वो हम करेंगे। इसके साथ साथ दूसरा टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इसकी अलग अलग जनरेशन, कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन, इससे आए हुए सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और इसके बाद जो हम तीसरा टॉपिक कवर करेंगे वो होगा फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम, नंबर सिस्टम। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन करने के बाद लास्ट में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ का जो बेसिक सिस्टम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कवर करेंगे। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के आज हम लोग PYQ नहीं करेंगे, PYQ नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इतना आज हम कवर करेंगे। आपने पेपर देखे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी देखे होंगे, वहाँ से इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए इस सीरीज़ को फॉलो करिए। इससे पहले अगर पर्यावरण और साइंस और टेक नहीं देखा है आपने तो जाके प्लेलिस्ट चेक करिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कंटेंट दिया गया है। अगर वो 40-40 मिनट के आप लेक्चर देख रहे हैं तो यकीन मानिए आपका स्कोर 75 से 80 कब पहुंच जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। मतलब अगर स्कोर बूस्ट करना है आपको तो देखना है तो देख लीजिए, क्योंकि अगर इधर उधर कहीं आप PDF के चक्कर में या लेक्चर के चक्कर में पड़े हुए हैं अभी भी, क्योंकि अब हार्डली 40 दिन बचे हुए हैं, इन 40 दिन में भी अगर आप सीरियस होके अब रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए, कंप्यूटर का पहला लेक्चर होगा ये स्पेशल पार्ट 1, कंप्यूटर का बेसिक फंडामेंटल शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर क्या है, देखिए इजी है, बहुत से लोगों को इजी लगेगा कि बहुत, लेकिन शुरुआत तो यहीं से करेंगे ना, रिवीजन यहीं से करना है। कंप्यूटर प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इट इज डिज़ाइन टू एक्सेप्ट इनपुट, या इनपुट लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है और लॉजिकल ऑपरेशन करता है हाई स्पीड में। तो ये हो गए कंप्यूटर का बेसिक फंडामेंटल, जो भी कंप्यूटर के बेसिक में जानकारी चाहिए। आउटपुट प्रदान करता है, जो भी हम इनपुट देते हैं रॉ फैक्ट में उसको इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में हमें आउटपुट प्रदान करता है और उन्हें स्टोर भी करता है। तो कैसे काम करता है, देखिए इसमें CPU होता है और CPU में एक मेमोरी यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है। इनपुट हमने दिया, CPU में इतना प्रोसेस हुआ, इतना प्रोसेस होने के बाद हमें क्या मिला, आउटपुट मिला। तो ये क्वेश्चन तो यहीं से बन गया, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर CPU। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जितने भी अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं कहाँ होते हैं, ALU में, मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में। उनको कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। मेमोरी यूनिट में क्या होता है, डेटा और इंस्ट्रक्शन को जो हम इनपुट देते हैं वो स्टोर किया जाता है, आउटपुट हमें रिजल्ट देता है। तो यहीं से 2-3 क्वेश्चन बन गए। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर इसको बोला जाता है, जो मैंने ऊपर आपको दिखाया। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, देखिए प्रोसेस करने के कार्य को CPU जो करता है, प्रोसेस करने का जो भी कार्य होता है। 3 मुख्य भागों में इसको बांटा गया है, आपने देखा, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। इसके बाद इनपुट आउटपुट क्या होता है, जब हम कोई चीज़ कमांड देते हैं तो वो क्या होती है, इनपुट होता है, और इनपुट डिवाइसेस के थ्रू दिया जाता है। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, लाइट पेन। आउटपुट, जब प्रोसेस होने के बाद जो प्रोसेस्ड रिज़ल्ट हमें मिलता है या डाटा मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। आउटपुट डिवाइसेस पे हमें मिलता है, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्लॉटर हो गया। अब देखिए कंप्यूटर के बेसिक फंडामेंटल से जो क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, आपको इतना कवर हो गया। ये एक शॉर्ट रिवीजन है, अब मैंने पूरा चैप्टर नहीं कवर करा रहा हूँ। पूरा चैप्टर अगर आपको देखना है तो टॉपिक पड़े हुए हैं, पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। कंप्यूटर की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। कंप्यूटर के इतिहास की बात कर लेते हैं। तो इतिहास में 1833 में चार्ल्स बैबेज ने एक कैलकुलेटर बनाए थे, कल्पना की थी, ठीक है, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर की। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। 1890 में क्या होता है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हरमन होलोरिथ। हरमन होलोरिथ ने एक पंच कार्ड मशीन बनाई, पंच कार्ड मशीन, टैबुलेटिंग मशीन का उपयोग किया, जिसमें सूचनाओं को या इन्फॉर्मेशंस को पढ़ा जा सकता था, ठीक, ये ऑटोमेटिक होती थी, तो इसीलिए इनका भी नाम जुड़ गया। पंच कार्ड पूछा जाता है किसने बनाया, तो किसने, हरमन होलोरिथ ने। फिर कंप्यूटर टैबुलेटिंग मशीन का उपयोग करने में IBM द्वारा बनाए गए थे, जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन प्रेजेंट टाइम में भी ये सबसे बड़ी MNC मानी जाती है, ठीक है। तो पंच कार्ड IBM द्वारा बनाए गए थे। फिर ENIAC सबसे पहले क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, 1945 में बनाया गया था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है। 1946 में इसे औपचारिक रूप से पेश किया गया था।
ठीक, किसने बनाया था? तो जॉन पी एकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मोजली ने बनाया था। ये इम्पोर्टेंट है। फिर 1950 में डिजिटल कंप्यूटरों के चुंबकीय कोर मेमोरी मतलब मैग्नेटिक कोर मेमोरी एंड ट्रांजिस्टर सर्किट का क्या हो गया था? डेवलपमेंट हो गया था वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पे। अब जनरेशन अभी हम देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद 1980 के दशक में सेमीकंडक्टर चिप्स बन गए थे। इनको हम जो सिलिकॉन के थ्रू बनते हैं आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स जो होते हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स, उनकी बात कर रहा है। देखिए ये एनिएक है, पूरा एक रूम कवर करता था, इतना बड़ा ये कंप्यूटर बनाया गया था शुरू में। और जिस पंच कार्ड मशीन की मैं बात कर रहा हूँ, टैबलेटिंग मशीन, वो कुछ ऐसे दिखती थी। देखिए यहाँ पर पंच कर जाता था, एक कार्डबोर्ड या पेपर होता था, उस पर अलग अलग जो या तो 0 या तो 1, 0 1 कैसे डिसाइड होता था? तो जैसे ये कार्डबोर्ड है, इसमें यहाँ पे छेद कर दिया गया, यहाँ नहीं किया गया, यहाँ पे कर दिया गया, तो मशीन जहाँ पे 0 कर दिया गया मतलब वहाँ पे डाटा है, मतलब 1, जहाँ पे नहीं किया गया वहाँ मतलब 0। ठीक, इस तरीके से ये काम करता था। फिर इसके बाद पहला जो प्रोग्राम था वो किसने लिखा था? तो लेडी एडा अगस्टा, इसीलिए इन्हें मदर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। भारत में बना पहला कंप्यूटर क्या था? सिद्धार्थ था, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया था। भारत में पहला कंप्यूटर बेंगलुरु मुख्य डाकघर में स्थापित किया गया था। ठीक, फिर दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 है, जो 1964 में जारी किया गया था। जॉन एटनाऑफ और क्लाइडेनबेरी, तो इसका एक नाम बोला जाता है ABC का नाम ही यही होता है, एटनासॉफ्टबेरी कंप्यूटर। इसको ऐसे याद रखिए, एटनासॉफ्टबेरी कंप्यूटर। ठीक है, ABC। इसके बाद देखते हैं, अब ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्या अपने क्वेश्चन आंसर। The electronic device that can accept data, process data and generates output and store the result for future use is called, क्या बोला जाता है उसको? कंप्यूटर बोला जाता है। कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं? तो कितने भाग होते हैं उसके? 6 भाग होते हैं। 6 मेन पार्ट कौन से होते हैं? CPU, अभी हमने ऊपर देखा, इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, मेमोरी यूनिट होता है, सेकेंडरी स्टोरेज और कम्युनिकेशन डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज में आप एग्जांपल याद रखिए, जैसे कि HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, और SDD का फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो बताइए, पेपर में बहुत बार पूछा गया है, SDD। वैसे ही एक होता है फ्लॉपी डिस्क, जो बहुत पहले यूज़ हुआ करता था, फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, ये बहुत पहले यूज़ हुआ करता था, इसकी जो स्टोरेज क्षमता थी वो बहुत ही कम थी। इन कंप्यूटर्स यूज़र आर ऑल्सो नोन एज, कंप्यूटर में यूज़र को क्या कहा जाता है? तो यूज़र को क्या कहा जाता है? ह्यूमन वेयर कहा जाता है, ह्यूमन वेयर। द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस आर रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी एंड स्टोर्ड इन फ्रॉम विच दे आर फेच्ड, डिकोड एंड एग्जीक्यूटेड बाय CPU। तो कैसे किए जाते हैं? तो मेमोरी में वो क्या किए जाते हैं? स्टोर किए जाते हैं, और उनको फेच किया जाता है, फिर डिकोड किया जाता है। फिर उसके बाद कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है, लिटरेट कहलाता है, कंप्यूटर लिटरेट यदि वह सक्षम हो केवल क्या करने में? आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। जो एप्लीकेशंस रन करने उनको चलाने में सक्षम है, तो मतलब वो कंप्यूटर जानता है। एक चित्र दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। तो एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, A computer organization shows how operational attributes are linked together. फिर is the conceptual design and fundamental operation structure of a computer system। तो ये भी क्या होता है आपका? कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है। फिर उसके बाद कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं, जो मेनली क्या होते हैं हमारे? 2 टाइप के, एक सिलिकॉन होता है, एक जर्मेनियम होता है। तो मैक्सिमम यूज़ किसका करते हैं? सिलिकॉन का करते हैं। फिर चौथी पीढ़ी में प्रोग्रामिंग भाषा क्या थी आपकी? तो कौन सी थी? SQL, इसका पूरा नाम होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है। प्रोसेस डाटा को कहते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, और जो रॉ फैक्ट्स होते हैं उनको हम लोग डाटा कहते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा CPU के घटक है? तो CPU में हमने अभी ऊपर देखा था, तो ALU था और कंट्रोल यूनिट था, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। आगे देखते हैं, यदि आप अपने PC की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको क्या अपग्रेड करना पड़ेगा? तो क्या अपग्रेड करना पड़ेगा आपको? CPU में रैम होती है, रैम अपग्रेड हो जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा? सिस्टम अच्छा चलने लगेगा।
निम्न में से कौन सी सीपीयू को आंतरिक भंडारण प्रदान करता है? आंतरिक भंडारण की बात कर रही है तो इंटरनल स्टोरेज की बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा? रजिस्टर। रजिस्टर इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी। ऑन चिप सबसे तेज मेमोरी होती है। मैंने लेक्चर्स में भी कवर किया है, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। द 4 बेसिक टास्क परफॉर्म बाई CPU आर फेच। फेच के बाद क्या होता है आपका? डिकोड, फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। डाटा प्रोसेसिंग चक्र के स्टेप सही, तो यही पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप क्या देंगे? इनपुट देंगे। इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट मिलेगा, फिर उसको स्टोरेज कर लिया जाएगा। तो ये होता है प्रॉपर साइकिल। फिर इसके बाद कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है? तो किस में मापा जाता है आपका? MIPS। MIPS मतलब क्या होता है? मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प CPU के प्रमुख घटकों को दर्शाता है? CPU में क्या था? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ALU था, CU था और रजिस्टर मेमोरी। एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर किस में यूज़ होता है? किस में यूज़ होता है आपका? CPU। और पर्टिकुलर अगर CPU में पूछ लेता है तो ये कहाँ यूज़ होता है? ALU में। लॉजिकल ऑपरेशन को ये क्या करता है? आपको प्रोसेस करने में हेल्प करता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ALU आता है, CU आता है, रजिस्टर आता है, रैम नहीं आता है, तो इसका क्या हो जाएगा? रैम। प्रोग्राम काउंटर। रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है। किसका अनिवार्य भाग है? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी वन ऑफ द फास्टेस्ट मेमोरी है आफ्टर रजिस्टर मेमोरी। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से किस मेमोरी में CPU की सीधी पहुंच होती है? तो सीधी पहुंच किस में होती है? रैम। रैम इसकी प्राइमरी मेमोरी होती है, इसलिए वहां तक सीधी पहुंच होती है। उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं? जो आपके सिस्टम पे CPU में लगे होते हैं। तो सबसे सभी हैं, ऑल ऑफ दिस हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर सभी हैं इसमें। फिर इसके बाद अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था और किस कंपनी बनाया था? देखिए ये क्वेश्चन है, सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था और किस कंपनी ने बनाया था? तो अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। नहीं पता होगा तो आप कमेंट करिए, मैं बता दूंगा। कंप्यूटर की मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है, रिएक्ट कैसे करना है, तो वो बताता है आपका कंट्रोल यूनिट। निम्नलिखित में से कौन से इनपुट डिवाइस हैं? तो कौन से इनपुट डिवाइस हैं? स्कैनर भी है, कीबोर्ड भी है, माउस भी है, मतलब सभी हैं। वे कौन से डिजिटल उपकरण हैं जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है? तो वो स्कैनर। आप फ़ोटो लेके जाते हैं, फ़ोटो स्कैन करके वो डिजिटल फ़ोटो बना दी जाती है, ठीक। तो ये हो गए इसके क्वेश्चंस, टॉपिक प्लस क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कंप्यूटर का इतिहास और भविष्य, हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर, ठीक। अंग्रेजी आविष्कारक एक थे चार्ल्स बेबेज। उन्होंने 1882 में डिफरेंस इंजन तथा बाद में एनालिटिकल इंजन बनाया। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चार्ल्स बेबेज के कॉन्सेप्ट जो थे का उपयोग करके पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप बनाया गया। इसी कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अब कंप्यूटर की कुछ पीढ़ियाँ थी, जनरेशन्स थी। कौन कौन सी जनरेशन्स थी? तो 5 जनरेशन मेनली बोली जाती हैं। फर्स्ट जनरेशन कब आई? 1942 से 1955। इसमें हार्डवेयर जो यूज़ किया गया वो वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए गए, जो कि बहुत ही बड़े साइज़ में हुआ करते थे। सॉफ्टवेयर क्या होती थी इसमें? सॉफ्टवेयर लैंग्वेज की बात करते हैं तो मशीनी भाषा या बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर किया जाता था। मेमोरी के लिए इसमें पंच कार्ड, पेपर टेप या फिर मैग्नेटिक टेप का भी यूज़ किया जाता था, ठीक है। इसके बाद गणना इसकी मिली सेकेंड में होती थी, मतलब काफ़ी टाइम लगता था। वैज्ञानिक और रक्षा अनुसंधान में इसका उपयोग होता था। इसमें विद्युत और यांत्रिक मशीनें यूज़ की गई थी। उदाहरण में ENIAC, EDVAC, UNIVAC। ENIAC का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है। EDVAC और UNIVAC का फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो आप बताइए। UNIVAC का फुल फॉर्म अभी हाल ही में कंप्यूटर के पेपर में जो आपका लेखपाल का हुआ था उसमें पूछा गया था, ठीक है। फिर इसके बाद द्वितीय पीढ़ी आती है। द्वितीय पीढ़ी में 1956 से 1964 ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। इसमें असेंबली भाषा, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो लैंग्वेज थी असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। चुंबकीय मेमोरी, मैग्नेटिक टेप का डिस्क का इसमें भी प्रयोग किया गया था। माइक्रो सेकेंड हो गई थी स्पीड। इसके बाद इसका भी उपयोग साइंटिफिक और बिजनेस यूज़ के लिए किया गया। इसमें मेनली क्या हो गया था? IBM 1401, UNIVAC, PDP-8 इसके एग्जाम्पल हैं।
तृतीय पीढ़ी में क्या हो गया था, थर्ड जनरेशन 1965 से 75 आईसीज़ का यूज़ किया गया। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी की खोज किसने की थी या किसने बनाया था, ये आपको पता है तो कमेंट में करके बताइए। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया गया था। इंक्रीज़ इन मैग्नेटिक स्टोरेज कैपेसिटी कर दी गई थी। टाइम जो लगता था वो नैनो सेकेंड लगता था। कंप्यूटर का व्यक्तिगत उपयोग, पर्सनल कंप्यूटर जैसे यूज़ करते हैं वो काम करना शुरू कर दिया गया था। और इसमें हार्डवेयर की अलग अलग क्या होने लगी थी, बिक्री। कीबोर्ड मॉनिटर का प्रयोग शुरू हो गया था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कीबोर्ड मॉनिटर का प्रयोग तो थर्ड जनरेशन से शुरू हो गया था। IBM 360 PDP 11 इसके एग्जाम्पल हैं। चतुर्थ पीढ़ी की बात करते हैं फोर्थ जनरेशन में 1976 से 1989। तो ये क्या होता है आपका माइक्रो प्रोसेसर VLSI, वेरी लार्ज सेमीकंडक्टर या फिर इंस्ट्रक्शंस। तो इसका यूज़ माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ शुरू हो गया था। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यूनिक्स भाषा और पर्सनल कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए थे। सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज़ होना शुरू हो गया था। पिको सेकंड टाइम लगने लगा था और ये भी बिजनेस टूल और पर्सनल यूज़ के लिए आपका काम आता था। कैन डू मल्टीपल टास्क एट अ टाइम, मतलब मल्टीपल टास्क करने का इसमें क्षमता बिल्ड हो गया था। IBM PC, एप्पल PC इसके एग्जाम्पल है। पंचम पीढ़ी या फिफ्थ जनरेशन की बात करते हैं तो 1990 से प्रेजेंट तक आ जाते हैं। ULSI क्या होता है, अल्ट्रा लार्ज जो होते हैं आपके सेमीकंडक्टर टाइप्स के, उसमें यूज़ होने लगते हैं। फिर इसके बाद इंटरनेट तथा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि एक साथ बहुत सारे काम, मतलब एक साथ आप कई सारे आप सॉफ्टवेयर या फिर अलग अलग टाइप से प्रोग्रामिंग करके आप यूज़ कर सकते हैं। ऑप्टिकल डिस्क का यूज़ होने लगा है, हार्ड डिस्क का यूज़ होने लगा है, ठीक है, SSD का यूज़ होने लगा है। अत्यधिक तीव्र अल्ट्रा हाई स्पीड में यूज़ होने लगे हैं कंप्यूटर आजकल के। इंटरनेट और सोशल मीडिया द्वारा मनोरंजन, प्लग एंड प्ले की सुविधा आ गई है। IBM नोटबुक, पेंटियम PC, सुपर कंप्यूटर भी बनने लगे हैं। तो एक तरीके से क्या हो गया है, ये 5 पीढ़ियाँ जो कि क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, आप इसको एक बार देख लेंगे। अभी इससे आने वाले जितने भी क्वेश्चन हम आगे कर लेंगे। फिर कंप्यूटर का वर्गीकरण कर लेते हैं। तो कार्य बेसिक और वर्किंग मेथड पे करते हैं। तो एक डिजिटल होता है जिसमें 0 और 1 का यूज़ होता है बाइनरी लैंग्वेज का, ठीक है, ये हो गया डिजिटल। फिर इसके बाद एक एनालॉग होता है। एनालॉग में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं एनालॉग में, जैसे ऐसे साइन लैंग्वेज यूज़ होती है, ठीक, कोसाइन साइन वाला जो वेव फॉर्म होता है इस टाइप से। हाइब्रिड में क्या होता है, ये भी यूज़ होता है और 0 और 1 दोनों, तो डिजिटल और एनालॉग का हाइब्रिड हो जाता है। डिजिटल कंप्यूटर का विकास USA द्वारा किया गया, ठीक है, डिजिटल कैलकुलेटर, डिजिटल घड़ी। एनालॉग कंप्यूटर जो होता है उसका सूचनाओं का प्रतिनिधित्व भौतिक प्रॉपर्टी जैसे वोल्टेज, तापमान, इन सब का, जैसे आप एक देखते होंगे एक डिजिटल थर्मामीटर आता है और एक एनालॉग थर्मामीटर रहता है मरकरी वाला, तो ऐसे टाइप में। हाइब्रिड जिसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों का होता है जैसे CRO, या फिर आप सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने अपनी लाइफ में देखा होगा MRI की रिपोर्ट देखिए तो उसमें ग्राफ भी बने होते हैं और कुछ नंबरिंग भी लिखी होती है। तो ये किसका एग्जांपल है, हाइब्रिड कंप्यूटर का। आकार और कार्य के आधार पर देखते हैं तो बेसिस ऑफ साइज एंड फंक्शन, पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर जिसे बिग आयरन भी कहा जाता है, ये बड़े संगठनों मतलब बिग ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा यूज़ किया जाता है। मिनी कंप्यूटर, ये जो माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीच का होता है, मतलब इसका आकार की बात की जा रही है, और एकलव्य मतलब सिंगल यूज़ के लिए होता है। माइक्रो कंप्यूटर जो PCs होते हैं जैसे आप यूज़ करते हैं घर में, तो वो क्या होते हैं आपके माइक्रो जो कंप्यूटर होते हैं जिनमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, मेमोरी और न्यूनतम इनपुट आउटपुट डिवाइस भी शामिल होते हैं। सुपर कंप्यूटर का आप समझ सकते हैं जैसे वेदर फॉरकास्टिंग हो गई या और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, उनके लिए यूज़ किया जाता है। तेल और गैस की खोज के लिए, रिसर्च के लिए, क्वांटम प्रौद्योगिकी के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो वो होते हैं सुपर कंप्यूटर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, आप बताइए कमेंट में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर के इतिहास में। इसी में देखिए निजी कंप्यूटर आपको बताया मैंने, पर्सनल कंप्यूटर ऊपर आपने पढ़ा, डेस्कटॉप या नोटबुक। फिर उसके बाद वर्क स्टेशन टाइप के भी कंप्यूटर होते हैं जैसे CAD हो गया, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, तो ये सब के लिए भी यूज़ होता है, इंजीनियरिंग के लिए अलग अलग तरीके से। मिनी कंप्यूटर मतलब
सिंगल यूज़ के लिए होता है, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा हो छोटा होता है, अधिक शक्तिशाली होता है और एक साथ 4 से 200 उपयोगकर्ता इसको यूज़ कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा यूज़ किया जाता है, 100 से ज़्यादा लोग अलग अलग टर्मिनल पर एक साथ काम कर सकते हैं। और सुपर कंप्यूटर जो कि सबसे बड़ा होता है और अत्यधिक जटिल कार्यों को करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मौसम पूर्वानुमान, परमाणु अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए उपयोग किया जाता है। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर आपको बताना है भारत का कौन सा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, या फिर एक क्वेश्चन और है आपके लिए, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो बनाया गया परम, ठीक है। अब परम के आगे भी कुछ है, अभी मैंने पूरा नहीं बताया, आपको कमेंट करके पूरा बताना है। तो अमेरिका ने भारत को कौन सा सुपर कंप्यूटर भारत ने मांगा था जिसको देने से मना कर दिया था, जिसके बाद सुपर कंप्यूटर भारत में बनना शुरू हुए थे, तो आप वो बताना है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई थी? लैटिन भाषा से हुई है। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिज़ाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है आपका? एनालिटिकल इंजन कहलाता है। फिर उसके बाद पहला कंप्यूटर बनाया गया था किसके द्वारा? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। फिर इसके बाद हरमन होलोरेथ ने क्या बनाया था आपका? सेंसस टैबुलेटर, जिसको क्या बोलते थे आप? जो पंच कार्ड मशीन थी। अरिथोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? चार्ल्स जेवियर थॉमस द्वारा किया गया था, ठीक। इसके बाद ऐसी कंप्यूटर प्रणालियाँ जो बिना किसी विभेद के निर्देश तथा डेटा एक ही स्मृति इकाई में संग्रहित करती हैं, की संरचना पर आधारित होती हैं, तो ये थे जॉन वॉन न्यूमन, ठीक है। फिर द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोवाइडेड फॉर कॉमर्शियल यूज़ के लिए तो यूनिवैक यूज़ हुआ था। कौन सा? यूनिवैक यूज़ हुआ था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था। भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहाँ पे किया गया था? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में स्थापित किया गया था, ठीक है, 1955 में। 1950 बिलोंग्स टू जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कौन सी जनरेशन्स थी 1950 में? तो पहली जनरेशन थी। इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ था थर्ड जनरेशन में। इंटीग्रेटेड सर्किट को किसने डिज़ाइन किया था, ये आपको बताना है, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा ही हुआ है, इनका विकास 1958 में JS किल्बी द्वारा किया गया था। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप सामान्यतः किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के बने होते हैं। निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? तो कौन सा था आपका? इंटीग्रेटेड सर्किट। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टाइप ऑफ कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर थे? तो फोर्थ जनरेशन के थे। अगर फिफ्थ जनरेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के कंप्यूटर आ गए थे। डिजिटल कंप्यूटर किसने बनाया था? तो डिजिटल कंप्यूटर बनाया था आपने USA ने। 0 और 1 जो बाइनरी लैंग्वेज इस्तेमाल करता था। किसी संकर मतलब हाइब्रिड कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज कोऑर्डिनेटेड, तो क्या होते थे इसमें आपका? अनुरूप और अंकीकृत, यानी ये बात कर रहा है एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर की। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को मिला के क्या बनाया जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। व्हाट आर द टाइप ऑफ स्मॉल एंड चीप कंप्यूटर मैन्युफैक्चर्ड इन मेनी होम एप्लीकेशंस, तो उसको क्या बोलते हैं आप? जो सभी होते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर भी होते हैं, मेन फ्रेम भी होते हैं, मिनी कंप्यूटर भी होते हैं। कार में लगा हुआ गतिमापक यंत्र निरूपित करता है, तो वो क्या होता है आपका? एनालॉग। और जिसमें नंबरिंग लिख के आता है उसको बोलते हैं डिजिटल। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करता है? तो कौन सा करता है आपका? एनालॉग कंप्यूटर करता है। बेस्ड ऑन मेमोरी साइज एंड परफॉर्मेंस विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज बिग, तो क्या बोलते हैं उसको? बिग आयरन को। मैंने बताया ऊपर मेन फ्रेम कंप्यूटर। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? तो PDP-8। PDP-8 कौन सी जनरेशन में था? ये मैंने ऊपर जनरेशन सब कवर की हैं तो अभी आपको बताया। तो आपका क्वेश्चन है PDP-8 कौन सी जनरेशन में बनाया गया था। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरी होती हैं, तो कौन सी 3 बेसिक कैटेगरी होती हैं आपकी? सिस्टम यूनिट होती है, इनपुट आउटपुट होती है और सेकेंडरी स्टोरेज होती है। निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया था? तो लैपटॉप कौन लाया था? इप्सन लाया था। इप्सन जो कि आपका प्रिंटर भी बनाता है। मिल लीप या MI लीप सबसे कम कीमत का एक लैपटॉप है जिसे बाजार में उतारा गया था। कौन सी कंपनी के द्वारा? HCL द्वारा ये बनाया गया था। फिर व्हाट इज़ अ पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर दैट इज़ स्मॉल इनफ टू होल्ड इन योर लैप, तो उसको क्या बोलते हैं आप? नोटबुक कंप्यूटर।
फिर अगला टॉपिक देखते हैं एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट और नंबर सिस्टम। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो एल्गोरिदम क्या होता है? किसी एक निश्चित कार्य को करने के लिए डिज़ाइन किए गए निर्देशों का समूह, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस का, जो इंस्ट्रक्शन ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं जो स्पेसिफिक टास्क के लिए हों। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एल्गोरिदम अक्सर फंक्शन के रूप में लिखे जाते हैं। ये छोटे प्रोग्राम के रूप में कार्य करते हैं जिन्हें बड़े प्रोग्राम द्वारा क्या किया जाता है? रेफरेंस किया जाता है, ठीक। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण, स्टेप 1 स्टार्ट किया, फिर डिक्लेयर किया, रीड किया, ऐड किया, डिस्प्ले किया, स्टॉप कर दिया। तो इस तरीके से एल्गोरिदम लिखे जाते हैं। इसी एल्गोरिदम को जब हम फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो फ्लो चार्ट बन जाता है। फ्लो चार्ट में जो ऐसा लाइन होता है उसको बोलते हैं फ्लो लाइन। ऐसा जो बॉक्स होता है उसमें प्रोसेस होता है, ऐसा जो बॉक्स होता है उसमें इनपुट आउटपुट देते हैं, जो ऐसा बॉक्स होता है उसको बोलते हैं डिसीजन के लिए यूज़ करते हैं, और जो ये ऐसा होता है अंडाकार, इसको बोलते हैं टर्मिनल के लिए, और जो पैरेललोग्राम के तरीके से होता है या पैरेलल के तरीके से होता है वो बोलते हैं आप इनपुट आउटपुट के लिए होता है। तो ये पूछे जाते हैं आपसे, तो इनको याद करिए कि इनका डिज़ाइन क्या है और इनको क्या क्या बोला जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद ऐसे स्टार्ट किया जाता है। स्टार्ट किया, एंटर किया 2 नंबर को ऐड कर दिया, डिस्प्ले सम कर दिया, एडिट कर दिया। बीच में अगर आपको डिसीजन लेना है तो डिसीजन के लिए आपने ये वाला बॉक्स यूज़ कर लिया। इसमें इफ़ या एल्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से फ्लो चार्ट यूज़ होता है। नंबर सिस्टम क्या होता है? जो 4 टाइप बेसिकली याद रखिए नंबर सिस्टम में: संख्या प्रणाली, अंक प्रणाली, नामकरण या प्रतिनिधित्व करती है जो कंप्यूटर के लिए। बाइनरी बेस 2 होता है, ऑक्टल बेस 8 होता है, डेसिमल बेस 10 होता है, हेक्साडेसिमल बेस 18 होता है। इसको डिटेल में कवर करना है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लेक्चर देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे फुल कंप्लीट लेक्चर। बाइनरी का 0 और 1 बेस 2 हो गया, 0 to 7 बेस 8 हो गया, 0 to 9 बेस 10 हो गया, 0 to 9 और A to F अल्फ़ाबेट वो क्या हो गया आपका बेस 16। A to F का मतलब हो गया क्या आपका 11। 9 के बाद क्या आता है? 10, 11, 12, 13, 14 और 15। यहाँ से शुरू करिए A B C D E और F, ठीक है। तो इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है वो। क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस में कंप्यूटेशन लॉजिक को किस उपयोग से दिखाया जा सकता है? तो किस उपयोग से? फ्लो चार्ट के उपयोग से दिखाया जा सकता है। फिर इसके बाद यदि आपको फ्लो चार्ट में इफ एल्स के लिए मैंने आपको बताया था क्या यूज़ करते हैं, जो डायमंड टाइप का होता है। डायमंड टाइप का मतलब जो ऐसे टाइप का होता है उसमें डिसीजन लेते हैं, इफ एल्स का यूज़ करते हैं। फ्लो ऑफ कंट्रोल के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो फ्लो ऑफ कंट्रोल के लिए आपको पता था फ्लो लाइन मतलब एरो का यूज़ किया जाता है। यदि आप फ्लो चार्ट में एकाधिक मान का इनपुट लेना चाहते हैं तो इनपुट के लिए देखिए ये यूज़ करते हैं आपका पैरेललोग्राम। विच सिंबल रिप्रेजेंट्स स्टार्ट और एंड? स्टार्ट और एंड के लिए इसको यूज़ किया जाता है अंडाकार, ओवल शेप। फिर इसके बाद फ्लो चार्ट को नए पृष्ठ पर जोड़ने के लिए टर्मिनल मतलब देखिए किसका यूज़ करते हैं? ऑफ पेज कनेक्टर। ऑफ पेज कनेक्टर ऐसा होता है। कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं? तो बाइनरी का यूज़ करते हैं। बाइनरी का बेस कितना होता है? 2 होता है। ग्रे कोड में क्रमिक संख्यात्मक मान केवल कितने? एक ग्रे कोड होता है, जैसे बाइनरी कोड है वैसे ग्रे कोड होता है। तो ग्रे कोड में संख्यात्मक मान केवल 1 बिट से भिन्न होता है। जैसे कि डेसिमल में 0, 1, 2 और बाइनरी में, तो ग्रे में देखिए एक एक अलग हो जाता है, थोड़ा सा यहाँ से अलग होना शुरू हो जाता है। तो आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन रखनी कि क्वेश्चन आए तो आप सही कर सकें। डेसिमल का बेस 10 होता है। दशमलव संख्या 101 को परिवर्तित करना है तो कैसे? 2 से डिवाइड करने जाएंगे, फिर ऐसे नीचे से लेके ऊपर तक इसको लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। दशमलव संख्या इतने को करना है बाइनरी में तो सेम वही कंडीशन अपनाएंगे, इसका भी आंसर निकल आएगा। फिर बाइनरी संख्या का इतने का योग सिंपल सा जोड़ दीजिए। सिंपल सा जोड़ने के बाद ये आता है 1 1 10 होता है, बस इतना याद रखिए। 0 1 1 होता है, इसको मैं लिख के बता देता हूँ आपको। 0 1 1 होता है, 1 0 भी 1 होता है, 1 1 10 हो जाता है, तो ये 1 कैरी चला जाता है। बस ऐसे ही ऐड करना है आपको, ठीक है। तो ऐड करके आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ऐड करके दिखाया गया है, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। ठीक है, 1 1 10 हुआ, कैरी चला गया, फिर 1 1 10 हुआ, कैरी चला गया, 1 1 10 हुआ, कैरी चला गया, फिर 1 1 10 हुआ, कैरी चला गया। तो इस तरीके से कैरी लेते हैं। फिर इसमें भी आपको नंबर का योग करना है, योग कर लीजिएगा। फिर इतने का बाइनरी डेसिमल करना है तो बाइनरी
दशमलव के पहले का इस तरीके से निकालेंगे और दशमलव के बाद से 2 का मल्टीप्लिकेशन करके निकालेंगे और दशमलव से पहले जो संख्या होगी उसको सीधे तरीके से लिख देंगे। तो इस तरीके से आपका बाइनरी निकल आएगा। ऑक्टल में करने के लिए हम लोग पहले बाइनरी में करेंगे, बाइनरी के बाद क्या करेंगे, ऑक्टल में कन्वर्ट कर देंगे। बाइनरी में किया, बाइनरी के बाद ऑक्टल में, मतलब 8 से डिवाइड करके कर दिया। फिर दशमलव ये संख्या प्रतिनिधित्व करती है, किसका करती है, इतने का करती है, ऑप्शन नंबर डी। फिर ये बाइनरी किसका रिप्रेजेंट करती है, तो किसका रिप्रेजेंट करती है, सेम ऑप्शन नंबर डी। द्विचर मतलब बाइनरी संख्या का आधार इतने में कितना है, तो कितना है आपका कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है 2 का 2s कॉम्प्लीमेंट। 2s कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या होता है, पहले 1s निकालिए, 1s में जहाँ 0 है वहाँ 1 कर दीजिए, जहाँ 1 है वहाँ 0 कर दीजिए और उसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद ऋणात्मक संख्याओं हेतु 2 अंक को पूरक मानते हुए 128 को एक 8 बिट की मेमोरी स्थान में निम्न में से किस प्रकार से संचित किया जाए, तो किस प्रकार से इसको आपको बाइनरी फॉर्म में चेंज करना है, तो बाइनरी फॉर्म में ईजिली चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आभाषित कोड है जिससे पहले कोड संख्या दूसरे में जाते एकल बिट परिवर्तन, आपने ऊपर पढ़ा ग्रे कोड, इसको याद रखिए, ग्रे कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी ग्रे कोड डेसिमल का 2 का ग्रे कोड कितना होता है, तो आप 0011 दशमलव 2 यानी डेसिमल 2 का एक्सेस कोड कितना होता है, एक्सेस कोड कितना होता है 0101। फिर दशमलव 3 का एक्सेस कोड कितना होता है, तो 0110। ठीक। ऑक्टल संख्या का बेस कितना होता है, ऑक्टल संख्या 0 to 7 मतलब बेस कितना होता है 8। तो इस तरीके से 3 टॉपिक आपके पूरे कवर हो गए हैं। अगला टॉपिक हम कवर कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कैसा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यह उपयोगकर्ता तथा हार्डवेयर के मध्य इंटरफेस, इट वर्क्स एज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। इट प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको पता है सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा तभी आप एप्लीकेशन वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। एग्जांपल विंडोज़, लाइनक्स, मैकिन्टोश, उबुंटू, फेडोरा, एंड्रॉयड, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। फिर अगला देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन फंक्शंस या ऑपरेटिंग सिस्टम से कार्य क्या होते हैं। मेन वर्क इज़ टू मैनेज रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के रिसोर्स को मैनेज करना होता है। साथ ही प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट तथा फाइल मैनेजमेंट का कार्य करता है। यह प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में मदद करता है तथा एक से अधिक प्रोग्राम या कार्य होने पर उनके एग्जीक्यूशन के क्रम को सेट करता है, मतलब किस उसको परफॉर्म, मतलब कैसे एग्जीक्यूशन होगा, ऑर्डर सेट करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसके टाइप्स देख लेते हैं। तो एक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सबसे पहले 2 जनरेशन में यही यूज़ होता था। फिर मल्टी टाइमिंग शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होने लगा। फिर मल्टी प्रोसेसिंग, रियल टाइम मतलब जो तुरंत आपको क्या कर दे, त्वरित आंसर दे दे। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो आप जानते हैं। तो ये 5 टाइप हो गया। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे आपने कोई इंस्ट्रक्शन दिया तो वो तुरंत आपको परफॉर्म करके नहीं देता है, वो थोड़ी देर वेट करता है। तो ऐसा जो परफॉर्मेंस होता है वो हर आधे घंटे के लिए तय हुआ था। 30 मिनट में एक बैच बनता था और उस बैच को एग्जीक्यूट किया जाता था। तो इस तरीके से हो गया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। एक टाइम पे कई सारे इंस्ट्रक्शंस को वो क्या करता था, फेच करता था। मल्टी टाइमिंग में क्या हो जाएगा, यह एक ही समय में कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करते हैं कई सारे यूजर्स। प्रोसेसिंग के समय कई यूजर्स एक साथ अपना डाटा शेयर कर सकते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग आप नाम से समझ रहे हैं, एक साथ बहुत सारे कार्य प्रोसेस हो सकते हैं। रियल टाइम मतलब तुरंत आपको क्या देता है, त्वरित आपको जो भी प्रोसेस है वो करके दे देगा। मोबाइल फ़ोन डिवाइस जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसको मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो स्मार्टफोन, टैबलेट, पीसी इन सब में एप्लीकेशन को चलाने में मदद करते हैं। जैसे एंड्रॉयड हो गया आप यूज़ करते हैं, iOS यूज़ करते हैं, विंडोज़ फ़ोन यूज़ करते हैं। यूनिक्स का क्या होता है, यूनिक्स मल्टी यूज़र टाइम शेयरिंग क्या होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब इस सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे, इस सिस्टम में एक तो ये मल्टी यूज़र है, मल्टी यूज़र जो टाइमिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाई लेवल लैंग्वेज का द्वारा इसमें सी पहला ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया। हाई लेवल लैंग्वेज सी में लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाई लेवल लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए कौन सी जनरेशन्स में यूज़ होना शुरू हुई थी, तो आप कमेंट करके बताइए। ऊपर हमने सारी जनरेशन्स कवर कर ली हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को 1969-70 में बेल प्रयोगशाला में विकसित किया गया था। ठीक है, 1969 to 70 यूनिक्स
ठीक है, कब विकसित किया गया था? 1969 टू 70 में बेल प्रयोगशाला में, बेल लेबोरेटरी में। लाइनक्स भी कब किया गया था? लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका प्रथम संस्करण 1991 में रिलीज़ किया गया था। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका शुभांकर बनाया जाता है, मैस्कॉट जैसे होता है, तो वो क्या है आपका? पेंगुइन है। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है आपका? ये आपका जो कमांड लाइन आधारित है। जैसे दो टाइप के होते हैं, एक GUI बेस्ड होते हैं, एक CLI बेस्ड होते हैं। तो ये कमांड लाइन इंटरफेस कहलाते हैं, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहलाते हैं। कमांड लाइन में आपको कमांड देना होता है। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 1981 में विकसित किया गया था। फाइल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? यह फाइल एक स्थान पर ना होकर विभिन्न स्थानों पर फैली होती है। फ्रेगमेंटेशन तब होता है जब हार्ड ड्राइव से सूचना को हटा दिया जाता है। स्मॉल स्पेस रिमेन्स एंड व्हेन न्यू डाटा फाइल इज स्टोर्ड इट इज स्टोर्ड इन मेनी पार्ट्स एट डिफरेंट लोकेशन। अलग अलग स्थानों पर ये स्टोर किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका वो है कर्नेल। कर्नेल देखिए बार बार पूछा जाता है कि ये होता क्या है। तो कर्नेल एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का सेंट्रल कोर पार्ट होता है, सेंट्रल कोर कंपोनेंट होता है। मतलब कर्नेल जो होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो होता है रिलेशन या कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करता है। कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे इनर मोस्ट और सेल का सबसे आउटर मोस्ट हिस्सा होता है। तो मतलब ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो रिलेशन बनाता है, तो वो कौन बनाता है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में रिलेशन कर्नेल बनाता है। तो इसको याद रखिए। दो टाइप में इसको बोल दिया जाता है। जैसे मोनोलिथिक होता है, तो मोनोलिथिक सिंगल कोड या प्रोग्राम का ब्लॉक होता है। यह एक सरलीकृत डिज़ाइन है, मतलब सिंप्लीफाइड डिज़ाइन है। और माइक्रो कर्नेल जो होता है, तो माइक्रो कर्नेल सभी रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करता है, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज़ करता है। तो इस तरीके से हमारे 4 टॉपिक कंप्लीट हुए हैं और 4 टॉपिक में 3 का हमने क्वेश्चन आंसर भी कर लिया है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी आपको करना है PYQs, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उससे पहले आपको कमेंट में ये बताना है कि आपको ऐसे ही आगे के लेक्चर चाहिए या फिर मैं सिर्फ ये थ्योरी पार्ट कवर कर दूँ। थ्योरी पार्ट कवर कर दूंगा तो आपके PYQ सॉल्व नहीं हो पाएंगे। अगर ऐसे होता रहेगा तो आपके कम से कम 7 से 8 लेक्चर में पूरा कंप्यूटर कवर हो जाएगा विद PYQs। तो इससे पहले अगर आपने नहीं देखा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, पर्यावरण के साथ साथ साइंस एंड टेक, इन दोनों का प्लेलिस्ट में जाकर अगर आप देखते हैं लेक्चर, तो आप इसके अच्छा खासा इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि आपके नंबर को इंक्रीज़ करने में मदद कर सकता है। फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। देखिए कंप्यूटर स्पेशल की जो क्लासेस हम कर रहे हैं, रिवीजन क्लासेस, उसमें ये पार्ट सेकंड होगा। पार्ट फर्स्ट में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट कर लिया था, जो आपको दिख रहा है। इसके बाद हमें इसके PYQs करने थे। आज हम उसके सारे PYQs करेंगे और उसके साथ साथ हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी कवर करेंगे, जिसमें MS वर्ड डिटेल में कवर करेंगे और MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये तीनों चीज़ें हम अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। आपके सब्जेक्ट में आपका जो सिलेबस होता है वो प्रॉपर यही लिखा होता है, MS एक्सेल, MS वर्ड और MS पावर पॉइंट। तो इसके सारी चीज़ें हम कवर करते हुए इसमें जितने भी PYQs आए हुए हैं वो कवर करेंगे। और PYQs के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत इंटरनेट का उपयोग समझेंगे, जो इंटरनेट से सामान्य क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है, मेल सबसे पहले किसने किया था, इसमें ये जो BCC CC अभी ये सब बहुत पूछा गया है पेपर में। तो ये सारी चीज़ें कवर करके इससे भी जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो कवर करेंगे। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो कुछ एब्रीवेशंस होते हैं, एब्रीवेशंस बहुत सारे थे, मैंने कुछ लिखे हुए हैं, और ये सारे हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। और इनके बेसिस पर आपको पता चलेगा कि कैसे ये पूछे जाते हैं फुल फॉर्म। तो ये फुल फॉर्म जो है वो याद करना बहुत ज़रूरी है, कौन से इंपॉर्टेंट हैं, उसके जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं हम सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। तो ये पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 पहले देखिए, उसको मैं कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है। उसके अलावा अगर आपको एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक का भी लेक्चर करना है तो एनवायरनमेंट के आप 4 लेक्चर जो हैं वो 4 लेक्चर आप कर लीजिए, वो भी स्पेशल लेक्चर हैं। एनवायरनमेंट के प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और साइंस एंड टेक के भी आप 3 लेक्चर मिल जाएंगे। इसके बाद अभी इसका 2 लेक्चर बाकी है, इसका भी 3 लेक्चर आएगा। यूपी मंडल में अगर आपको कवर करना है तो आगरा, प्रयागराज और लखनऊ कवर कर लीजिए, वो अपलोड हो चुका है, वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं।
और इसके बाद अब कंप्यूटर का ये सेकंड पार्ट कवर करिए। तो चलिए ज़रा इसको शुरू करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैंने कल कवर किया था इसको रिवाइज़ कर देता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर देखिए 3 टाइप से यूज़ किए जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर रहता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहता है और एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर रहता है। इन तीनों को हम कवर करेंगे जब सॉफ्टवेयर का हम लोग चैप्टर कवर करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन जो कार्य होता है कंप्यूटर के संसाधन जो होते हैं, रिसोर्सेज जो होते हैं, उनका मैनेज करना होता है, मैनेजमेंट करना होता है। कुछ एग्जाम्पल दिए थे मैंने कल, ये बताए थे। लाइनक्स जो है, विंडोज़ है, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सब बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने कवर किया था पार्ट 1 में। आप उसको देखिए। रियल टाइम, मोबाइल ओएस, मल्टी प्रोसेसिंग ओएस, ये सब क्या था। यूनिक्स एक ओपन सोर्स था, हाई लेवल लैंग्वेज सी में लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये सब भी मैंने बताया था कि बेल प्रयोगशाला में विकसित किया गया था। लाइनक्स एक क्या है, यूनिक्स का अपग्रेडेड वर्जन था और ये 1991 में रिलीज़ किया गया था। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका शुभंकर या मैस्कॉट आप कह सकते हैं पेंगुइन है। MS DOS को भी हमने कवर किया था जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया था। फाइल फ्रेगमेंटेशन, अलग अलग जगह रहती है फाइल, अलग अलग स्थानों पर। फिर उसको क्या कहते हैं, एक जो भी आपका फ्रेगमेंटेशन होता है उसको हार्ड ड्राइव पर सूचना देता है, फिर बाद में वो एक साथ मिलकर आपको शो हो जाती है। कर्नेल बहुत पूछा जाता है, जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक केंद्रीय घटक मतलब सेंट्रल कंपोनेंट होता है, कोर कंपोनेंट होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य इस्टेब्लिश करता है कम्युनिकेशन। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी। पार्ट 1 आप देखेंगे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। फिर पार्ट 2 देखिए, कंप्यूटर तंत्र। अब इसके PYQs हम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो अभी मैंने आपको बताया फंक्शनिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर होगा तब आप एप्लीकेशन यूज़ कर पाएंगे। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्यू की अवधारणा का उपयोग निम्नलिखित में से किस कार्य में करता है। कई प्रक्रियाओं को निष्पादित करने के समय में, या फिर कार्य कार्यान्वयन के मामले में, एक हार्डवेयर डिवाइस के संबंध में, या थ्रेडिंग अवधारणा के मामले में। तो ये तीनों काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर एक्ट्स एज अ इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज। तो क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइप का क्या है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तीनों टाइप के आपके सॉफ्टवेयर मैंने बताए, एप्लीकेशन, यूटिलिटी, सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक। फिर इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, अपाचे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एंड्रॉयड है, विंडोज़ है, लाइनक्स है। ठीक है। इसके बाद जो HTTP सर्वर होता है उसी को प्रायः अपाचे कहते हैं, ये एक वेब सर्वर है। ठीक है, इसको याद रखिए। डिस्क प्रबंधन यानी डिस्क मैनेजमेंट के दौरान फाइलों के भंडारण, पुनर्प्राप्ति और हटाने के कार्य संचालन को किस रूप में जाना जाता है। तो फाइल सिस्टम प्रबंधन, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कौन सा होता है आपका, विंडोज़। ठीक, जिसमें हमें चित्र और सारी चीज़ें दिखती हैं। लाइनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है। तो ये सभी हैं, मैंने ऊपर आपको कवर किया है टॉपिक में। फेडोरा भी है, डेबियन भी है, उबुंटू भी है। कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले टॉपिक कर लीजिएगा पार्ट 1। निम्न में से किसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को समर्पित नहीं किया जा सकता है। तो किसे नहीं किया सकता है, कम टर्न अराउंड समय को। ठीक है, क्योंकि बार बार इसमें बड़े काम का प्रबंधन करना आसान होता है। इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, हाडूप। हाडूप क्या है, बिग डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है, एक सॉफ्टवेयर है। फिर निम्नलिखित में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा प्रकार नहीं है, आपका मल्टी टाइमिंग OS नहीं है। मल्टी प्रोसेसिंग मैंने पढ़ाया है, प्रोग्राम पढ़ाया है, इंटरैक्टिव पढ़ाया है, मल्टी टाइमिंग नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से क्या एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर संकल्पना है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है आपका, जैसे कि जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हैं उनकी संकल्पना। जैसे कि प्रोप्राइटरी क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर संकल्पना है। ठीक है, जैसे किसी के अंदर किसी ने उसको क्या कर लिया, पेटेंट करा लिया, और कॉपीराइट का वो अधिकार तो रखता है, लेकिन उसने क्या दे रखा है कि बाकी लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर डॉस में निम्नांकित में से कौन सा कमांड एक डिस्क के वॉल्यूम स्तर को निर्मित और संशोधित करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो क्या, label.exe, label.exe। ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं द सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द वे ऑफ कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स एंड प्रोवाइड द रिसोर्सेज बाय विच अ यूज़र कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर इज कॉल्ड। उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। यूज़र और हार्डवेयर के बीच में जो
इंटरफेस का कार्य करता है। प्रचालन तंत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कार्य किए जाते हैं, तो कौन से कार्य किए जाते हैं, ये सभी। फाइल मैनेजमेंट भी किया जाता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट भी। बायोस ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, वेयर डू यू स्टोर द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर, कहाँ करते हैं आप, रोम चिप्स में करते हैं। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है जब आप बूट करते हैं अपने सिस्टम को, तो वही रोम को एक क्या भेजता है, सिग्नल भेजता है, जिससे बायोस आपका एक्टिव हो जाता है। जब पहली बार स्टार्ट करते हैं तो कोल्ड बूटिंग कहलाती है, जब स्टार्ट हुआ कंप्यूटर ही कंट्रोल आर डिलीट करके रीस्टार्ट करते हैं तो वार्म बूटिंग कहलाती है। बायोस जो पीसी के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है, किस में संग्रहित होता है, तो किस में होता है, अभी पढ़ा हमने, रोम में होता है। बूटिंग जो सिस्टम होता है, बूटिंग कंप्यूटर सिस्टम की वह प्रक्रिया है जिसमें क्या करता है, आपका हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लाया जाता है, मतलब रोम की बात हो रही है यहाँ पे, यही क्वेश्चन हम पहले भी कर रहे हैं। फिर सिस्टमों पर एक से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चलाने को क्या कहा जाता है, तो इसको मैंने पढ़ाया था आपको, मल्टी प्रोसेसिंग। इसके बाद निम्नलिखित में से किस एक किस्म के प्रचालन तंत्र में कई प्रयोक्ता एक साथ कार्य कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाता है, मल्टी प्रोसेसर होना चाहिए या मल्टी प्रोग्रामर होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, मल्टी यूज़र होना चाहिए, कि मल्टी यूज़र, कई सारे यूज़र एक साथ काम कर सकते हैं। फिर एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य है। टाइम शेयरिंग, रियल टाइम शेयरिंग आपने पढ़ा था ऊपर, तो वही है, कंप्यूटर के प्रत्येक उपभोक्ता को तुरंत क्या होता है, आपका फास्ट रिस्पांस मिलता रहता है। लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभंकर मैस्कॉट हमने पढ़ा था, क्या था, पेंगुइन था। यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम को सी लैंग्वेज में लिखा गया था। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, इससे पहले आप पार्ट 1 कर लेंगे तो टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर था। एमएस ऑफिस सर्वप्रथम 1989 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा लाया गया था, मैक ओएस के लिए शुरू किया गया था। एमएस ऑफिस के पैकेज में क्या मिलता है, हमें वर्ड मिलता है, एक्सेल मिलता है, पावर पॉइंट मिलता है और एमएस एक्सेस मिलता है। आउटलुक अब शामिल किया गया है, जो माइक्रोसॉफ्ट का निजी सूचना प्रबंधक होता है, जैसे मेल सर्विस भी आप कह सकते हैं आउटलुक। एमएस आउटलुक अब आपको मिलता है जब विंडोज़ 10 आप यूज़ करते हैं। एमएस वर्ड अब देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक लोकप्रिय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, लेटर्स लिखने में, टीचिंग में, एक्टिविटीज़ में, एग्ज़ाम पेपर्स में, स्टूडेंट होमवर्क्स असाइनमेंट में, इन सब में एमएस वर्ड का यूज़ किया जाता है। इसका एक्सटेंशन की बात करते हैं तो .docx भी होता है और क्या होता है, .doc भी होता है, दोनों होते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, एप्पल मैक ओएस, एंड्रॉयड तथा एप्पल आईओएस के लिए उपलब्ध होता है। एमएस वर्ड सभी के लिए अवेलेबल है। एमएस वर्ड की कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो ये एक टैब है, जैसे आप खोलेंगे एमएस वर्ड तो ऐसा कुछ आपको दिखेगा व्यू। इसमें इतने ऑप्शन दिखते हैं आपको टाइटल में, फाइल हो गया, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। अब इनमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे अभी लास्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि आपका जो स्पेल चेक है, स्पेल चेक कौन से टैब में आता है, तो कौन से में आता है, रिव्यू में आता है। तो इसीलिए मैंने इसको लिखा हुआ है कि आप इसको देख लीजिए और एक बार याद कर लीजिए। होम में क्या क्या आता है आपका, फ़ॉन्ट कलर आता है, फ़ॉन्ट साइज़ आता है, फ़ॉन्ट स्टाइल, अलाइनमेंट और आधारभूत तत्व। होम टैब में ये सब रहता है, मतलब आपका फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल, अलाइनमेंट और फ़ॉन्ट कलर होम में रहता है। इंसर्ट में आप टेबल कर सकते हैं, शेप कर सकते हैं, इमेज कर सकते हैं, चार्ट कर सकते हैं, ग्राफ, हेडर, फुटर और पेज संख्या, ये सब कहाँ पे रहता है, इंसर्ट टैब में रहता है। डिज़ाइन में आप क्या बनाना चाहते हैं, जैसे कि टेम्पलेट डिज़ाइन आप करना चाहते हैं तो वो डिज़ाइन के अंतर्गत चुना जाता है, इंसर्ट के बाद डिज़ाइन। रिव्यू में आप क्या करते हैं, स्पेल चेक करते हैं, ग्रामर है, थेसारस है, वर्ड काउंट है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन है और कमेंट रिव्यू टैब के तहत किया जाता है। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, जो स्पेल चेक है, स्पेल चेक के लिए हम कौन सी शॉर्ट की यूज़ करते हैं और थेसारस के लिए हम कौन सी शॉर्ट की यूज़ करते हैं, आप दोनों बताइए। थेसारस होता क्या है और थेसारस के लिए हम कौन सी शॉर्ट की और स्पेल चेक के लिए हम कौन सी शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं, ये पूछा गया है पेपर में बहुत बार। रेफरेंस में थीसिस लिखते हैं, किताबें हैं, लंबा दस्तावेज़ है, रेफरेंस टैब का उपयोग किया जाता है। फुटनोट लिखने के लिए भी टेबल के कंटेंट, कैप्शन, बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होता है, जैसे कि आपका जो एक लाइब्रेरी समझ सकते हैं, बिब्लियोग्राफी पुस्तकों का भंडार, पुस्तक पढ़ने वाला, तो ये सब आपका लाइब्रेरी टाइप का बिब्लियोग्राफी आदि आते हैं रेफरेंस में। तो आपको ये सब याद होना चाहिए, खासकर थेसारस, स्पेल चेक और ये फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल।
पेज लेआउट में क्या होता है, ओरिएंटेशन कॉलम्स मिलते हैं। अब आप पेज ओरिएंटेशन आप समझ रहे होंगे कि लैंडस्केप होता है, ठीक है, और एक क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है। तो ये सब चीज़ें उसमें मार्जिन सेट कर सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें उसमें मिलती हैं पेज लेआउट में। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में कुछ फीचर्स देख लेते हैं, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। MS वर्ड जो होता है उसका जूम स्तर 100% होता है। डिफ़ॉल्ट लेवल MS वर्ड 100% होता है। इसको मिनिमम हम कर सकते हैं 10%, मैक्सिमम ये 500% तक जा सकता है। MS वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन करने के लिए winword.exe कमांड का प्रयोग भी कर सकते हैं। मतलब आप सर्च में जाएंगे तो एक रन कमांड होती है, रन में आप इसको सर्च करेंगे, आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 में फ़ॉन्ट का न्यूनतम साइज़ कितना था, 8 था, ठीक। अधिकतम साइज़ कितना है, 72 होता है। यह फॉर्मेटिंग टूल बार में उपलब्ध होता है और मैनुअल रूप से टाइप करके 1632 तक सेट किया जा सकता है। तो ये भी एक डाटा है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। MS वर्ड में अलाइन या अलाइनमेंट स्क्रीन पर टेक्स्ट को प्लेस करने की स्थिति को कहा जाता है। ये 4 प्रकार की होती हैं। आप एक बार लेफ़्ट अलाइनमेंट कर सकते हैं, आप राइट अलाइनमेंट कर सकते हैं, सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं और जस्टिफाई। इन सब की शॉर्ट की याद रखिए बस। लेफ़्ट में करने के लिए Ctrl+L, राइट में Ctrl+R, सेंटर में Ctrl+E और जस्टिफाई करने के लिए Ctrl+J। अब जस्टिफाई का मतलब बहुत लोग नहीं समझ रहे होंगे। सेंटर तो आप समझ गए होंगे कि पेज के बीच में जैसे ये दिया गया है। जस्टिफाई का मतलब होता है, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में देखते हैं जितना राइट साइड से स्पेस छूटा रहता है उतना ही स्पेस लेफ़्ट साइड से छूटा रहता है। उसके एक बीच कॉलम में आप लिखते हैं तो ये जस्टिफाई होता है। UPSC के आप मेंस की कॉपी देखे होंगे तो सेम, इधर भी लाइन खींची होती है, इधर भी लाइन खींची होती है, तो बीच में आप जो लिखते हैं ये होता है Ctrl+J। इसको बोलते हैं जस्टिफाई मार्जिन, ठीक है, आप समझ गए होंगे आप। क्लिपबोर्ड MS वर्ड में होम टैब के अंतर्गत स्थित क्लिपबोर्ड डेटा के लिए एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है जिसमें उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार डेटा कॉपी अथवा पेस्ट करता है। तो कॉपी के लिए Ctrl+C करता है, कट के लिए Ctrl+X करता है और पेस्ट के लिए Ctrl+V करता है। ये भी आप याद कर लीजिएगा। सेंटेंस 5 टाइप के केसेस यूज़ कर सकता है। सेंटेंस केस में, लोअर केस में, अपर केस में, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस में। टॉगल केस आप देख रहे हैं कैसे लिखा है, सेम ऐसे ही लिखा जाता है। सेंटेंस केस में क्या होता है, पहला अक्षर कैपिटलाइज होता है। लोअर केस में किसी भी वाक्य में प्रत्येक अक्षर लोअर केस में चला जाता है। अपर केस में पूरा अपर केस में चला जाएगा। कैपिटलाइज में इसमें प्रत्येक अक्षर का प्रथम अक्षर कैपिटल होगा। जैसे आप कॉपी किताब में लिखते हैं कि पहले लाइन, तो वो सेंटेंस हो गया। अगर आपको हर वर्ड का क्या चाहिए, आपको कि पहला लेटर उसका क्या हो, कैपिटल हो, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। टॉगल केस में प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर स्मॉल अन्य कैपिटल में होते हैं। देखिए एक डिज़ाइन बन जाता है ऐसे, तो ये टॉगल केस कहलाता है। अब इसमें कुछ और फैक्ट देखिए। MS वर्ड में किसी भी वाक्य का केस बदलने के लिए Shift+F3 का प्रयोग करते हैं। Shift+F3 का प्रयोग किया जाता है। वाटर मार्क इज़ अ ग्राफिक और टेक्स्ट दैट इज़ यूज्ड एज बैकग्राउंड एज अ डॉक्यूमेंट। वाटर मार्क इसलिए यूज़ किया जाता है, मान लीजिए किसी को, जैसे मैंने ये यूज़ किया वाटर मार्क, आपको दिख रहा होगा, तो एक तरीके से ये मेरा कंटेंट ना कॉपी हो या कुछ ऐसा ना हो, तो इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो इसीलिए वाटर मार्क आप यूज़ कर सकते हैं MS वर्ड पर। मार्जिन एक खाली स्थान होता है जो डॉक्यूमेंट के कंटेंट लिखते समय छोड़ा जाता है। तो ऐसे ही एक टर्म होता है जो पेपर में पूछा गया है। मैं आपसे पूछता हूँ गटर मार्जिन। गटर मार्जिन, अब गटर मार्जिन अगर आपको पता है तो आप बताइए गटर मार्जिन क्या होता है। पेपर में तो बहुत बार पूछा गया ये, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए होंगे तो गटर मार्जिन आपको मिला होगा। गटर मार्जिन बताइए क्या होता है, नहीं पता है तो मैं कमेंट में बता दूंगा। टॉप मार्जिन क्या होता है, टॉप से छोड़ा गया खाली स्थान, बॉटम से छोड़ा गया खाली स्थान। बॉटम मार्जिन राइट से छोड़ा गया था, राइट मार्जिन लेफ्ट से छोड़ा गया तो लेफ्ट मार्जिन। मेल मर्ज क्या होता है, अगर MS वर्ड की एक महत्वपूर्ण सुविधा है, जैसे मान लीजिए आपको एक लेटर, एक निमंत्रण कई लोगों को भेजना है, तो आप उसमें मेल मर्ज का यूज़ करिए, एड्रेस चेंज कर दीजिए, नाम चेंज कर दीजिए और सभी लोगों को भेज दीजिए। तो ये होता है मेल मर्ज। इसके बाद देखते हैं MS एक्सेल। MS वर्ड कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। ये शब्द शॉर्ट फॉर्म में बहुत कंप्लीट हो गया, लेकिन पेपर और पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। इसमें डेटा को एक टेबल के रूप में ओपन, क्रिएट, एडिट, फॉर्मेटिंग, कैलकुलेटिंग या शेयर व प्रिंट करने का कार्य किया जाता है। MS एक्सेल 2007 का जो था उसमें फाइल एक्सटेंशन .xls, .xlsx दोनों होते हैं, अभी भी यही यूज़ किए जाते हैं। वर्कबुक क्या होता है, जिसमें हम काम कर रहे होते हैं, जो फाइल हम बनाते हैं MS एक्सेल पर। एक वर्कबुक के अंदर 256 वर्कशीट होती हैं, ठीक है, मतलब कई सारे वर्कशीट का जो कलेक्शन होता है वो वर्कबुक कहलाता है। MS एक्सेल 2007 में डिफ़ॉल्ट रूप से 3 वर्कशीट ओपन
होती थी। अभी भी 3 वर्कशीट ओपन होती हैं, जब आप एक्सेल पे काम करेंगे तो देखेंगे। वर्कशीट में इतने रोज़ और इतने कॉलम, वैसे ये आता नहीं है, आप अपनी जानकारी के लिए इसको याद कर लीजिएगा। MS एक्सेल का मुख्य रूप से उपयोग मार्कशीट बनाने के लिए किया जाता है। जब आपने कंप्यूटर कहीं सीखा होगा तो आपसे भी सबसे पहले मार्कशीट ही उसमें बनवाई जाती है। 4 बच्चों के नाम, उनके नंबर, उनको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, यही सब सिखाया जाता है। फंक्शन देखिए क्या होते हैं। MS एक्सेल में फंक्शन प्रीडिफाइन होते हैं, फार्मूलाज, स्पेसिफिक चिन्ह वर्क होता है इसका, और हमेशा कोई भी आप फार्मूला लगाते हैं तो वो इक्वल टू से स्टार्ट होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सम को ऐसे लिखते हैं, इसे सम लिखा A1 से A10, तो A1 कॉलन A10 लिखते हैं तो मतलब इतनी रो इतने कॉलम का आप जोड़ देंगे, ठीक है, तो इतना सम हो जाएगा। आपको इतना लिख के सम हो जाएगा। पावर है तो 5 की पावर 2 जैसे हमें करना है तो पावर लिख के ऐसे लिख देंगे तो आ जाएगा। फिर सेम वैसे ही कॉन्केटिनेट होता है। कॉन्केटिनेट क्या है, 2 स्ट्रिंग को आपस में जोड़ सकते हैं। टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 को मान लीजिए हमें जोड़ना है, ऐड करना है, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। एवरेज निकालना है, एवरेज निकाला, कोई भी अंक दिए गए हैं उनका एवरेज निकाल सकते हैं ऐसे। राउंड ऑफ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है 5.328, तो आपका क्या हो जाएगा 5.3, क्योंकि 2 5 से छोटा है। अगर मान लीजिए वहीं पर लिखा होता है 5.58, तो ये क्या हो जाएगा राउंड ऑफ कर 5.6 हो जाएगा, तो इसको राउंड ऑफ बोल देते हैं। फिर नंबर, जिस संख्या का राउंड हमें करना होता है, नंबर डिजिट कितनी संख्या में राउंड करना है, 1 डिजिट में करना है, 1 2 डिजिट में करना है तो 2 हो जाएगा। लेंथ फंक्शन होता है, किसी की लेंथ यानी लंबाई को परिभाषित करता है। जो भी कोई लेटर लिखा है, वर्ड लिखा है, तो उसकी लेंथ को ये मेज़र कर देता है। ऐसी एक वर्कबुक दिखती, वर्कशीट दिखती है आपको, इसी में आप काम करते हैं। रोज़ ये हो गई, कॉलम ये हो गए। वर्कशीट पर वर्कबुक 256 2007 में कितनी थी जिसमें डिफ़ॉल्ट वर्कशीट एक्सेल में 2007 जो उसका वर्जन था उसमें 3 थी, और एक्सटेंशन भी आपको दिया गया है। अब सेल रिफ्रेशिंग क्या होता है, ये देखिए। सेल रेफरेंस एक वर्कशीट पर एक सेल या सेल की रेंज को रेफ़र करता है, और सेल रेफरेंस सेल एड्रेस यानी रोज और कॉलम वर्कबुक को मिलाकर बनता है। यह सेल रेफरेंस वर्कबुक पर सेल की आइडेंटिटी को बताता है। जैसे कि रिलेटिव सेल रेफरेंस। रिलेटिव सेल रेफरेंस का मतलब होता है रेफरेंस सेल के स्थान के सापेक्ष है। मतलब जब हम किसी सेल में डाटा को कॉपी करते हैं तो सेल की स्थिति को रो और कॉलम की रिलेटिव स्थिति के आधार पर बदला जाता है। जैसे कि उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल A5 B5 है, 5 से रो C में कॉपी करते समय A6 B6 हो जाएगा। जब आप उसको यूज़ करेंगे प्रॉपर ना वर्कशीट, तब आपको समझ में आ जाएगा। एब्सोल्यूट याद रखिए, एब्सोल्यूट का एक सिंबल याद करिए। जैसे आपने डॉलर का सिंबल देखा है ऐसे, तो डॉलर का सिंबल कहीं आता है तो ये एब्सोल्यूट सेल का सिंबल होता है। ये फिक्स करने के लिए होता है, मतलब फिर उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी सेल में आपने ये लिख के डॉलर लगा के कोई एंट्री की है तो वो एब्सोल्यूट सेल बन जाता है। देखिए लिखा है डॉलर चिन्ह का उपयोग किया जाता है, तो इसको याद रखिए। देखिए वर्कबुक को बनी फाइल को कहते हैं। 256 जो भी आपने ऊपर पढ़ा है यही सब आपको मैंने क्या दिया है, कंसाइज वे में दिया है, आप याद कर लीजिएगा इसको। अब आते हैं MS पावर पॉइंट पे। MS पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग होता है जो प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। ठीक, जैसे स्लाइड्स आपने देखी होंगी, प्रेजेंटेशन लोग देते हैं तो वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे करते हैं। इसका जो एक्सटेंशन होता है .PPTX होता है या फिर .PPT भी होता है। ठीक, दोनों होते हैं। जो शॉर्टकट की होता है ग्रामर चेक करने के लिए, स्पेलिंग चेक करने के लिए, वो F7 होता है। पावर पॉइंट में खाली स्लाइड में बिंदीवार क्षेत्र को, बिंदीवार मतलब डॉटेड एरिया, ब्लैंक साइड को कॉल्ड क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर कहा जाता है। ठीक, स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है, तो स्लाइड ट्रांजिशन इज़ अ विजुअल इफेक्ट, इट अकर्स व्हेन मूविंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर स्लाइड। ठीक, इसके बाद एनिमेशन का यूज़ कर सकते हैं आप, अलग अलग इमेज, अलग अलग मैप, चार्ट जो भी है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। स्लाइड मास्टर व्यू क्या होता है, तो स्लाइड मास्टर व्यू पावर पॉइंट में एक विशेष सुविधा है जो आपको अपने प्रेजेंटेशन में स्लाइड लेआउट में सुधार की अनुमति देता है। मास्टर स्लाइड विंडो के बाईं ओर के पैन में शीर्ष स्लाइड में होता है। स्लाइड मास्टर व्यू पावर पॉइंट 2016 में कौन से टाइप में होता है, व्यू टाइप में होता है। Ctrl+M होता है, अगर कोई आपको नई स्लाइड जोड़नी है, ऐड करनी है, तो उसमें क्या हो जाएगा, आप यूज़ करेंगे Ctrl+M यूज़ करेंगे। तो जितना भी मैं मार्क कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ जरूर लीजिएगा। अब इसके करते हैं हम क्या, अपने क्वेश्चंस।
अब क्वेश्चंस करने से पहले ये उसी का थोड़ा डिटेल दिया हुआ था, आप इसको भी एक बार देख सकते हैं, कुछ ऐसा खास उसमें नहीं दे रखा है, जो मैंने आपको बताया है वही है। ठीक, क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन एमएस ऑफिस का है। एमएस ऑफिस का कौन सा एप्लीकेशन है आपका, तो एमएस ऑफिस का वर्ड है। ठीक, वर्ड आप याद रखिए। ठीक, इसके बाद आपको याद रखना है अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपका, इसमें आप खुद ही देखिए एमएस ऑफिस है। निम्न में से एमएस ऑफिस के प्रोडक्ट हैं, कौन से प्रोडक्ट हैं आपका, वर्ड है और एक्सेस है, मतलब आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। फिर इनमें से कौन सा एमएस ऑफिस का वैध एक्सटेंशन नहीं है, तो कौन सा नहीं है, पीपीटी। पीपीटी किसका है, पावर पॉइंट का है। फिर अगला देखते हैं, द विंडो दैट, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वर्ड प्रोसेसर। कौन सा वर्ड प्रोसेसर नहीं है, तो वर्ड प्रेस नहीं है। ठीक, एमएस वर्ड है, नोट पैड है और वर्ड पैड है। द विंडो दैट कैन बी ओपन इन एडवांस टू सी वॉट योर डॉक्यूमेंट विल लुक लाइक व्हेन इट इज़ प्रिंटेड इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंट प्रीव्यू। किसी भी डॉक्यूमेंट का आप प्रिंट लेने से पहले उसका क्या देखते हैं, प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। फिर उसके बाद एमएस वर्ड इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज़ किया जाता है, प्रिपेयरिंग द वेरियस डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट सेंस सेरिफ है, तो कौन सा होता है आपका, एरियल। एरियल मतलब इसके अलग अलग फॉन्ट दिए होते हैं, जैसे कैलिब्री हो गया, एरियल हो गया आपका, ये सारे आपको वहाँ फॉन्ट चेंज करने के लिए मिल जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ एग्जाम्पल ऑफ, क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर फंक्शन में क्रिएटिंग, एडिटिंग, सेविंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, कॉपिंग, पेस्टिंग, मूविंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट विद इन अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, फिर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग टेबल्स, तो इसमें सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं, इफ़ यू एंटर फॉर्मूला सम करने के लिए आपको बताया था कि ये क्या कर देगा, पूरा सम कर देगा, A1 से A4, A1 A2 A3 A4, 4 का सम करके टोटल ये प्रदर्शित कर देगा। A1 से A तक सभी संख्याओं का योग प्रदर्शित कर देगा। इसके बाद देखते हैं, द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द बेसिक फंक्शन ऑफ इज़ टू ज्वाइन और मोर देन स्ट्रिंग्स टुगेदर। तो बताया था आपको, ज्वाइन करने के लिए दो टेक्स्ट को क्या करते हैं, कॉन्केटेनेट। फिर इसके बाद फाइल एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल वर्कबुक क्या होता है आपका, .xls। फिर एमएस एक्सेल में चुनी गई सेलों में फिल्टर को सुचारू करने के लिए शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं, कौन सी शॉर्ट की का, कंट्रोल शिफ्ट और एल का प्रयोग करते हैं। एक्सप्रेस सीट जो होती है अनुप्रयोग क्रमादेश निम्नलिखित में से कौन सा है, तो कौन से में करते हैं, एमएस एक्सेल में करते हैं एक्सप्रेस सीट का प्रयोग। द बेस्ट एप्लीकेशन टू एक्सप्रेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ डिटेल डाटा, इसको किस में यूज़ करते हैं, एमएस एक्सेल में। फिर इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ आर्काइव फॉर्मेट, तो कौन सा आर्काइव फॉर्मेट नहीं होता है, ये XLS, क्योंकि ये क्या होता है, एक्सेल का होता है। एक्सटेंशन किसका है, ये आपको पता है, अभी पढ़ा है आपने, एक्सेल है। एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला, मान लीजिए 2016 में निम्नलिखित फॉर्मूला क्या परिणाम, अब इसका एवरेज निकालना है, तो 10 20 30 30 30 60 40 100 150, 150 का एवरेज निकालेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 1 2 3 4 5 है, तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद बात करते हैं, व्हेन द फॉलोइंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन इज एंटर्ड इनटू द सेल व्हाट विल बी द रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पर एवरेज आपको निकालना है, तो क्या आ जाएगा 4, जैसे आप नॉर्मली मैथ में निकालते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है, ये आपका प्रस्तुति प्रोग्राम, मतलब प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है। इज़ अ पावरफुल सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू क्रिएट कॉमर्शियल प्रेजेंटेशन, तो क्या यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। फिर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तुति आलेख, तो प्रस्तुति मतलब प्रेजेंटेशन के लिए एमएस पावर पॉइंट। द शॉर्टकट की टू ऐड न्यू स्लाइड के लिए हमने क्या बताया था, कंट्रोल M। फिर एमएस पावर पॉइंट में किस मेन्यू में स्लाइड शॉर्टर विकल्प होता है, तो किस में होता है, व्यू में होता है। पावर पॉइंट में खाली स्लाइड में बिंदीदार क्षेत्र को मैंने बताया था प्लेस होल्डर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर्स। नए स्लाइड के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल M का यूज़ करते हैं। पावर पॉइंट में थीम्स इसके अंतर्गत पाई जाती हैं, मतलब कौन से टैब में पाई जाती हैं, तो डिज़ाइन में पाई जाती हैं। पावर पॉइंट टेम्पलेट का एक्सटेंशन PPTX होता है। पावर पॉइंट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही एक्सटेंशन है, PPT या PPTX। अगला देखते हैं,
अगला टॉपिक है इंटरनेट उपयोग का सामान्य ज्ञान। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मान लीजिए आधुनिक नेटवर्किंग साइट है, ये सब आपको पता है। अब मैं बताना क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल वर्ल्ड वाइड वेब, ई कॉमर्स में यूज़ होता है, ऑनलाइन बैंकिंग, कैशलेस ट्रांजेक्शन, एजुकेशन और जो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों में इंटरनेट का प्रयोग होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल जो होता है वो रे टॉमलिंसन ने यूज़ किया था। रे टॉमलिंसन आप सिर्फ याद रखिए, बाकी भूल जाइए। जो पूरा नाम है ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। रे टॉमलिंसन इसलिए याद रखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको इसमें क्या याद रखना है, 1982 में अमेरिका की सरकार ने ईमेल के जनक के तौर पर मान्यता दी थी। एक थे VR शिवा नाम था इनका। क्या नाम था इनका? शिवा अय्यादुराई। अब इनका ने उम्र की खोज 14 की उम्र में ही ईमेल की खोज कर दी थी और अमेरिका ने इनको मान्यता भी दे दी थी। @ चिन्ह का प्रयोग साक्षात्कार मतलब जो डोमेन होता है उसको अलग करने के लिए किया जाता है। लेकिन बाद में 1971 में रे टॉमलिंसन ने पहली बार ईमेल क्या किया था, सेंड किया था। ठीक है, इसीलिए पहला इन्हीं को बोला जाता है, रे टॉमलिंसन को ही। ARPANET मैं पहले ही लेक्चर में कवर कर चुका हूँ। ARPANET क्या होता है, तो अमेरिका के एक डिफेंस सिस्टम के लिए इसको तैयार किया गया था। सबसे पहला नेटवर्क यही बोला जाता है, ARPANET, इंटरनेट के लिए। इसके बाद ही इंटरनेट ईजाद हुआ था या इंटरनेट बनाया गया था। अब क्या यूज़ होता है, देखिए ईमेल में एक यूज़र नेम होता है, फिर डोमेन नेम होता है, इसको अलग करता है @ तो @ का भी यूज़ सबसे पहले रे टॉमलिंसन ने ही किया था। आपके क्वेश्चन में यही पूछा जाता है। अब ईमेल में क्या होता है, टू होता है। टू मतलब जिसे हम भेज रहे होते हैं उसकी ईमेल लिखी जाती है। फ्रॉम मतलब आपको अपना ईमेल डालना होता है। ठीक, टू और फ्रॉम आपको समझ में आ गया। सब्जेक्ट मतलब आप किस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो मेल है वो भेज रहे हैं तो उसमें सब्जेक्ट हो गया। कार्बन कॉपी मतलब एक सिंगल पर्सन को आप भेज रहे हैं और उसको क्या, जो प्रत्यक्ष पते वाले नहीं हैं तो वो आपको पता चल जाएगा कि दिस फील्ड अलाउज टू स्पेसिफाई दोज हु आर नॉट द डायरेक्ट रेसिपिएंट। तो इसके लिए कार्बन कॉपी आप अपने पास मतलब रखते हैं या फिर उसमें कार्बन कॉपी यूज़ की जाती है। BCC में क्या होता है, मान लीजिए आप किसी रिसीवर को भेज रहे हैं मेल, ठीक है, और आप किसी और को भी भेज रहे हैं तो उसको ना पता चले, मतलब ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है कि सामने मेन रिसीवर को ना पता चले कि हाँ किसी और को भी भेजा गया है, तो उसके लिए BCC का यूज़ करते हैं। मैसेज बॉडी में आप पूरा जो भी मैसेज भेजना चाहते हैं वो पूरा लिख देते हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। इंटरनेट पर दूसरा उपयोग फाइलों को स्थानांतरित करना होता है, इसीलिए प्रोटोकॉल यूज़ होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद ईमेल में ये सारी चीज़ें आपने देख ही ली हैं। डेस्कटॉप को रिमोटली कनेक्ट करने के लिए टेलनेट प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ठीक, टेलनेट प्रोटोकॉल होता है एक्चुअली ये कुछ नहीं, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोटोकॉल ही बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद FTP एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, HTTP की तरह TCP के टॉप पर रन करता है। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है और HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। अब OSI मॉडल और TCP IP मॉडल मैंने कवर किया है, लेक्चर पढ़ा हुआ है पूरा डिटेल में, उसको देख लीजिए क्योंकि वहाँ पे मैंने सारी लेयर्स कवर की हैं। OSI की 7 लेयर और TCP IP मॉडल की 4 लेयर कवर की हैं। तो उसमें एक लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर, यह OSI मॉडल की शीर्ष पर उपस्थित होती है, मतलब टॉप पर, और यूज़र इंटरनेट करता है। ठीक, यूज़र को सर्विस देती है, यही लेयर यूज़र को सर्विस प्रोवाइड करती है। एप्लीकेशन लेयर के अंतर्गत जो प्रमुख प्रोटोकॉल्स आते हैं तो एक टेलनेट आता है। टेलनेट का देखिए मैंने बताया था टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP होता है आपका सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आपको याद क्या करना है, टेलनेट का जो पोर्ट नंबर होता है वो होता है 23। FTP का होता है आपका 20 एंड 21, 20 डाटा के लिए, 21 कंट्रोल के लिए। फिर SMTP का होता है 25, ये याद करना है, पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए फुल फॉर्म भी लिखे गए, फुल फॉर्म भी आप याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद सर्च इंजन कुछ हैं, www, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, इसको किया था टिम बर्नर्स-ली ने। HTML होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और प्रमुख सर्च इंजन होते हैं गूगल हो गया, याहू हो गया आपका, ये सब सर्च इंजन्स होते हैं। और मुफ्त एनसाइक्लोपीडिया विकिपीडिया आप यूज़ करते हैं। ई कॉमर्स में प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन बगिंग और ये सब चीज़ें, बाइंग सेलिंग, ये सब यूज़ करते हैं, तो ये इंटरनेट के प्रयोग हैं। कैश में करते हैं आप, जैसे रियल टाइम हो गया, IMPS हो गया,
फिर उसके बाद नेफ्ट हो गया, आरटीजीएस हो गया, तो ये सब में भी नेट का यूज़ किया जाता है, इंटरनेट का यूज़ किया जाता है। सोशल नेटवर्किंग साइट आप यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम, ये सारी सोशल नेटवर्क साइट। अब इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं वो कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन रेलवेज़। रेलवेज़ में क्या नहीं होता है, बुलेट ट्रेनें नहीं है। फिर इसके बाद निम्न में से कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जाता है, तो कौन सा नहीं किया जाता है, खाते से नगद निकालना। नगद निकालना तो उसमें इंटरनेट बैंकिंग का क्या काम है। निम्नलिखित में से वह कौन सा मुफ्त एनसाइक्लोपीडिया है जिसका उपयोग करने वाले लोगों आपस में मिलकर तैयार किया है, तो ये क्या होना चाहिए, विकीपीडिया। जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित हैं, तो इन्होंने विकीपीडिया बनाया था। रेमंड सैमुअल्स टॉमलिंसन आपको बताया था, ये ईमेल से संबंधित है। 1971 में इन्होंने ईमेल भेजा था, पहला ईमेल। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इज अ ईमेल कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। क्या नहीं हो सकता है, टू, मतलब जिसको आपको भेजना है। ईमेल का आविष्कार की बात करते हैं तो कौन है आपका, वी शिवा अय्यादुराई। ठीक है, भारतीय मूल के शिवा अय्यादुराई किसके आविष्कार से जुड़े हैं, ईमेल के। यदि इंटरनेट में एक ईमेल का पता इतना है तो यहाँ पर mars.org क्या दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है आपका, डोमेन नेम। इसके बाद का जो नाम रहता है वो डोमेन नेम, इससे पहले जो रहता है वो यूज़र नेम। The email address abcdef.gmail.com is invalid because the email address must contain which of the following। तो एक बिंदु रहता है, @ का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। तो क्या रहता है, एक और एक @ का प्रयोग किया जाता है। ईमेल पते के दो भाग रहते हैं, तो एक क्या रहता है आपका यूज़र का नाम और एक का रहता है डोमेन नेम। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ईमेल, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। निम्नलिखित में से क्या ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है, तो कौन सा नहीं है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल नहीं है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, इमीडिएट मैसेज, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। फिर ईमेल सेवा के संबंध में पीओपी, ये क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ईमेल भेजने के दौरान उपलब्ध बीसीसी विकल्प का अर्थ क्या होता है, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये भी हाल ही में पेपर्स में पूछा गया है बार बार। टेलनेट सेवा एक इंटरनेट उपयोगकर्ता को सक्षम करती है क्या करने में, रिमोट लॉगिन करने में। टेलनेट एम्प्लॉयज़, टेलनेट का अर्थ क्या होता है आपका, तो टेलनेट का होता है टेलीटाइप नेटवर्क। फिर इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन, इंटरनेट यूजर्स के समूहों के लिए यूजनेट सर्विस सेवा सक्षम है, किस चीज़ में सक्षम है, टू एक्सचेंज व्यूज इन्फॉर्मेशन कॉमन टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। वर्ल्ड वाइड वेब, टिम बर्नर्स ली। फिर इसके बाद एफटीपी का प्रयोग क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इंटरनेट पर फाइल और डाटा को अपलोड और डाउनलोड करने के लिए। फिर अगला देखते हैं आपका कुछ फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म में जैसे वाईफाई का फुल फॉर्म याद करना है आपको, वीडियो को याद करना है, यूएसबी का याद करना है, यूनिवर्सल सीरियल बस। फिर आपका XHTML का याद करना है, फॉर्टर्न का याद करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ अगर आप याद करेंगे तो वर्ल्ड वाइड वेब या फिर वैन का भी याद करना है। कुछ क्वेश्चन है ये कर लेते हैं। बायोस का जैसे होता है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फिर इसके बाद USB, यूनिवर्सल सीरियल बस, अभी मैंने ऊपर आपको तुरंत बताया है। CPU का क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर इसके बाद ALU का होता है, ALU में ALU किसका पार्ट होता है, तो ALU CPU का पार्ट होता है, ALU और CU। फिर इसके बाद ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने कवर किया है, आप देख लीजिएगा पार्ट 1। IC का पूरा नाम क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका खोज किसने किया था, इसको बनाया किसने था, ये आप कमेंट में बताइए, कई बार पेपर में पूछा गया है। MICR होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक, अब ये यूज़ कहाँ होता है, तो आप बताइए कि ये यूज़ कहाँ होता है। फिर इसके बाद OMR आप जो भरते हैं पेपर्स में, ऑप्टिकल मार्क रीडर बोलते हैं। रोम क्या होती है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं होती, ये रीड ओनली मेमोरी होती है। इसमें क्या पूछा गया है, रोम है एक, रोम क्या होती है आपकी, एक रीड ओनली मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल होती है। तो इसमें ये आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पर रीड ओनली मेमोरी, इसका कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो रीड ओनली मेमोरी है। फिर EEPROM का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। DVD का मतलब होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक, वैसे ही आपसे अगर पूछा जाए CD का फुल फॉर्म आप कमेंट में बताइए क्या होता है। ISP मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फिर इसके बाद आगे देखिए, WiMAX का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ माइक्रोवेव एक्सेस, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ माइक्रोवेव एक्सेस। फिर इसके बाद देखिए वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी। URN का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स
नेम या यूनिक रिसोर्स नेम भी बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम भी बोला जाता है। फिर उसके बाद HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर बोला जाता है। ठीक, SMTP होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। फिर DNS का नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। इसके आगे पढ़ते हैं तो GUI का नाम होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। फिर ATM का होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। CGI का मतलब होता है आपका कॉमन गेटवे इंटरफेस। अगला देखिए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सिम। सिम का होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। फिर इसके बाद MMU का फुल फॉर्म होता है आपका मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। PGA ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म होता है प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। फुल फॉर्म ऑफ EFTS, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कम आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। 10 से 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को अलग अलग पेपर्स में मिले हैं, और हो सकता है 3 से 4 क्वेश्चन आपके इसमें किस में मिल जाए, लोअर पीसेस के पेपर में। तो इसको देख लीजिएगा। इससे पहले आप जो है पार्ट 1 देख लेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये टॉपिक देखिए और कमेंट करिए कैसा लगा। आगे भी आपको ऐसे अगर लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। देखिए, आज जो हम कंप्यूटर का तीसरा ये लेक्चर है, स्पेशल लेक्चर, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं। OSI मॉडल से क्वेश्चन बनता है, TCP/IP मॉडल से क्वेश्चन बनता है, इनकी लेयर से, लेयर में क्या क्या होता है इसके। फिर हम लोग क्या करेंगे, कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कर लेंगे प्रीवियस ईयर के, जिससे आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर इंटरनेट और वेब के बारे में पढ़ेंगे, सोशल मीडिया क्या होता है, इसमें से क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। आजकल के पेपर में ये ट्रेंड बन चुका है सोशल मीडिया और इंटरनेट से क्वेश्चन बनना। इसके बाद हम लोग कुछ इसके कानून के बारे में पढ़ेंगे, जो IT एक्ट आया था 2000 में, उसके बारे में। फिर साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ के हम इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं 80 से 90 क्वेश्चन हम लोग अटैम्प्ट करेंगे। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो आपका TCP/IP मॉडल में या फिर आपके जो OSI मॉडल में अलग अलग प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, वो सारे प्रोटोकॉल हम इसमें पढ़ेंगे, उनका फुल फॉर्म जो पेपर में पूछा जाता है। तो बने रहिए लेक्चर के साथ और पूरा ये टॉपिक आप कवर कर लीजिएगा। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को ज़रूर मिलेंगे। बाकी UP और एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, इन सब की सीरीज़ आप फॉलो कर लीजिए, जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। वहाँ से अगर आपको क्वेश्चन फ़ायदा मिल रहा है तो 75 से 80 स्कोर आराम से आप कर सकते हैं। जो भी टेस्ट सीरीज़ मार्केट में बन रही हैं आप उनको लगाइए, वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बन रहा है। मंडल में बनारस मंडल जो वाराणसी मंडल कवर कराया था, वहाँ से एग्जैक्ट क्वेश्चन है। प्रयागराज मंडल से एग्जैक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। आप बस उसको एक बार अटैम्प्ट करिए और एक बार लेक्चर देखिए। देखते हैं, चलिए इसको शुरू करते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, आप उसको ज़रूर देखिए। फ़िलहाल OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल बोलते हैं इसको बनाया था ISO ने। ISO क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, इसने 1984 में OSI मॉडल बनाया था और इसकी 7 लेयर होती हैं और हर लेयर एक से दूसरे व्यक्ति को जोड़ने, डाटा ट्रांसमिट करने के लिए बनाई जाती है। अब इनकी लेयर्स का काम क्या होता है, मेनली ये पूछा जाता है, और इसका फुल फॉर्म जैसे आप याद रखिए, और इसमें 7 लेयर होती हैं, ये याद रखिए। लेयर देखिए, एक सेंटर होता है, सेंडर और रिसीवर। लेयर्स आप एक ही याद रखिए, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। क्वेश्चन क्या बनता है कि OSI मॉडल की पहली लेयर कौन सी होती है, तो फर्स्ट लेयर फिजिकल लेयर होती है। बस आप इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिए इसको। OSI मॉडल की पहली लेयर फिजिकल लेयर, जिसमें डाटा डाटा डाटा, यही डाटा सेगमेंट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट में, सेशन में पैकेट के फॉर्म में, प्रेजेंटेशन में फॉर्म के फॉर्म में, और बिट्स में एप्लीकेशन में। ठीक, आप इसको याद कर लीजिएगा। फिजिकल लेयर पहली लेयर। फिर अगला देखते हैं, OSI मॉडल में जो अलग अलग लेयर होती हैं। अब हमने देख लिया सूचना डाटा यूनिट किस किस रूप में होती है, ये तो आप समझ गए। एप्लीकेशन लेयर में SMTP यूज़ होता है। SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। प्रेजेंटेशन लेयर में JPEG, MPEG और GIF। अब GIF, MPEG, JPEG अगर फुल फॉर्म आपको पता है तो बताइए, पेपर में पूछे गए हैं। सेशन लेयर में गेटवे यूज़ होता है, जो 2 डिवाइस को कनेक्ट करने का काम करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। नेटवर्क लेयर में राउटर यूज़ होता है। राउटर अलग अलग डिवाइसेस, जैसे कि मान लीजिए वाईफाई लगा हुआ है तो नेटवर्क क्षेत्र को ये बढ़ाता है। डेटा लिंक लेयर, स्विच और ब्रिज यूज़ होते हैं। फिजिकल लेयर में हब, रिपीटर, मॉडम। मॉडम क्या होता है, मॉडम को फुल फॉर्म पता है आपको, तो आप कमेंट करके बताइए, पेपर में कई बार इससे क्वेश्चन बना है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। फिर
TCP/IP मॉडल की बात करते हैं तो इसमें जैसे उसमें 7 लेयर थी, तो इसमें कितनी लेयर रह जाती हैं, 4 लेयर रह जाती हैं, क्योंकि इसकी जो 3 लेयर हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर, इसको मिला के एप्लीकेशन लेयर बना दिया जाता है, और डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को मिला के नेटवर्क एक्सेस लेयर बना दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर रहती है और नेटवर्क लेयर को इंटरनेट लेयर कह देते हैं। तो TCP/IP, जिसको ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल बोला जाता है, 1970 में अर्पा कंपनी के द्वारा ये बनाया गया था। OSI मॉडल और TCP मॉडल में यही अंतर है कि TCP में 4 और OSI में 7 लेयर होती हैं। तो इसकी पहली लेयर कौन सी हो जाएगी, नेटवर्क एक्सेस लेयर। अब करते हैं क्वेश्चन। TCP/IP मॉडल का विकास अर्पा ने किया, ठीक है। एडवांस रिसर्च जो कंपनी थी, कहाँ की थी, अमेरिका की थी, 1970 में। TCP/IP मॉडल में लेयर 4 होती हैं। OSI मॉडल की सेशन, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर को मिला के एप्लीकेशन लेयर बना दिया गया है। TCP/IP मॉडल में फिजिकल और डेटा लिंक लेयर को मिला के नेटवर्क एक्सेस लेयर बना दिया गया है, और नेटवर्क लेयर को इंटरनेट लेयर के नाम से जाना जाता है। TCP/IP मॉडल का मुख्य नेटवर्क प्रोटोकॉल है इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, और TCP जो सेवा प्रदान करता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड, UDP कनेक्शन जो सर्विस कनेक्शन लेस होती है। UDP का फुल फॉर्म लेकिन अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताइए, पेपर में पूछा गया है। OSI मॉडल में हार्ट ऑफ OSI ट्रांसपोर्ट लेयर को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। IP एड्रेस किस लेयर पर काम करता है, नेटवर्क इंटरनेट लेयर पर काम करता है। MAC एड्रेस कितने बिट का होता है, ये आप कमेंट में बताइए। डाटा लिंक लेयर पर यूज़ होता है। राउटिंग नेटवर्क लेयर पर यूज़ होता है। HTTP एप्लीकेशन लेयर पर यूज़ होता है। ईमेल ट्रांसफ़र SMTP जो ईमेल ट्रांसफ़र के लिए होता है। ईमेल रिसीवर के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। डोमेन नेम सिस्टम का ना क्या पूरा कार्य है, तो डोमेन नेम रेजोल्यूशन। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल TCP/IP मॉडल की सबसे ऊपरी लेयर एप्लीकेशन लेयर, सबसे निचली लेयर नेटवर्क एक्सेस लेयर। ARP का उपयोग IP to MAC एड्रेस मैपिंग के लिए किया जाता है। TCP/IP मॉडल व्यवहारिक है, जबकि OSI क्या है, रेफरेंस है। यही कथन इसमें सही है। आगे देखते हैं अगला टॉपिक, इंटरनेट और वेब का। दुनिया में आपको पता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स क्या होता है, आपका इंटरनेट होता है। संचार क्रांति का युग चल रहा है, सबको पता है। बस याद ये रखना है कि फादर ऑफ इंटरनेट विंडसर्फ और बॉब कॉइन को कहा जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब जो है 1991 में सार्वजनिक उपयोग में लाया गया था। 1989 के दौरान ही इसको बना लिया गया था, लेकिन सार्वजनिक रूप से 1991 में लाया गया। ARPANET की स्थापना इंटरनेट व्यवस्था का क्या माना जाता है, नींव माना जाता है। टिम बर्नर्स-ली को फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इसको बनाया था। JCR लिंकर को फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि विंडसर्फ को फादर ऑफ इंटरनेट कहेंगे या फिर JC लिंकलाइडर को। तो JC लिंकलाइडर जो थे ये वैचारिक थे। वैचारिक मतलब इन्होंने एक थॉट दिया था, ऐसा फादर ऑफ इंटरनेट इसलिए बोला जाता है। लेकिन जो उसको एक्सपेरिमेंट करके उसको रियल लाइफ में लाए वो कौन थे, विंडसर्फ और बॉब कॉइन। अब आप समझ गए होंगे। फिर आगे ARPANET अमेरिका के रक्षा विभाग एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट, ये 1969 में बना था पहली बार अमेरिका की रक्षा विभाग द्वारा। 1971 में ईमेल बनाया गया। रे टॉमलिंसन ने ARPANET पर पहली ईमेल भेजी और @ सिंबल का प्रयोग किया। 1983 में TCP/IP मॉडल बनता है। TCP/IP प्रोटोकॉल जो कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल था। फिर उसके बाद 1989 और 91 में क्या होता है, WWW जो कि टिम बर्नर्स-ली द्वारा बनाया जाता है स्विट्जरलैंड में, ठीक। इसके बाद 1993 में पहला मोज़ैक ब्राउज़र बनाया जाता है, ग्राफिकल ब्राउज़र जो कि बना था पहला, और इंटरनेट इससे लोकप्रिय हुआ था। 15 अगस्त 1995 इंडिया इंटरनेट लॉन्च होता है BSNL द्वारा। तो ये तिथि याद रखिए, 15 अगस्त 1995 पेपर में बहुत बार पूछी गई है। विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा इसको शुरू किया गया था। फिर दुनिया आज ग्लोबल विलेज बन गई है, ये सबको पता है, क्योंकि आज हम किससे जुड़े हुए हैं, नेट से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। फिर सोशल मीडिया देखते हैं। सोशल मीडिया का पहला जो फेज़ था वो 1997 से 2001 तक का था, जिसमें सबसे पहला अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो कौन सा है, 6 डिग्रीज। इसको याद रखिए, 1997 में एंड्रयू वेनरिच द्वारा इसको बनाया गया था। एंड्रयू वेनरिच द्वारा इसको बनाया गया था पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 6 डिग्रीज। 1999 में ब्लॉगर पैरालैब्स द्वारा शुरू किया गया था ब्लॉगिंग को
लोकप्रिय बनाने के लिए। दूसरा चरण इसका आता है 2002 से 2010 तक। 2002 में फ्रेंडस्टर नामक एक शुरुआती सोशल नेटवर्किंग साइट बनाई जाती है, ठीक, जिससे लोग जुड़ सकें। 2004 में फेसबुक बन जाता है मार्क जकरबर्ग द्वारा, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बनाया गया। 2004 में ऑर्कुट बनता है गूगल द्वारा, भारत और ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होता है, लेकिन बाद में गूगल ही इसे क्या करता है, बंद कर देता है। सोशल मीडिया जो दिवस है वो 30 जून को मनाया जाता है, आप इसको भी याद रखिए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। सोशल मीडिया हैज़ मेड एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये सबको पता है कि इन्फॉर्मेशन चेंज होती है सोशल मीडिया पर। इसके जो फादर हैं वो JCR लिंकलाइटर, आपको पता है ये वैचारिक थे। WWW के जनक कौन है, टिम बर्नर्स-ली। अब आपको यही की पॉइंट्स जो मैंने ऊपर बताए हैं ये आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म। पहला फेसबुक देखते हैं। फेसबुक 4 फरवरी 2004 को लॉन्च होता है। मार्क जकरबर्ग इसके संस्थापक हैं। को फाउंडर बहुत कम पूछे जाते हैं, फाउंडर का नाम याद रखिए। फिर फ्रेंड्स लिमिट 5000, इसके बाद फॉलो रिक्वेस्ट उपलब्ध होता है। फिर ये करता क्या है, तो ये लोगों को कनेक्ट करने का काम करता है। फिर इसके बाद इंस्टाग्राम देखिए, 6 अक्टूबर 2010 को लॉन्च होता है। 2012 में फेसबुक ने इसको खरीद लिया है। मुख्य संस्थापक इसके थे केविन सिस्टॉम, माइक क्रेगर, ठीक है। रील्स बनानी है, आप सबको पता है इंस्टाग्राम के बारे में, हैशटैग एक्सप्लोर ये सब किया जाता है। इसके अंदर थ्रेड्स भी लॉन्च किया जाता है, 2023 में लॉन्च हुआ था। व्हाट्सएप 2009 में लॉन्च होता है और इसको भी फेसबुक खरीद लेता है 2014 में। प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन होता है, आप भेजते हैं, जिसके पास भेजते हैं वही पढ़ पाता है। फिर व्हाट्सएप बिजनेस भी शुरू होता है 2018 में। UPI पेमेंट भी 2020 में शुरू हो जाता है और मैसेज डिसअपेयरिंग का भी आप उसमें ऑप्शन दिया होता है। इसके बाद देखते हैं ट्विटर एक्स अब बोला जाता है, क्योंकि इसको एलन मस्क की कंपनी एक्स ने खरीद लिया है, इस वजह से इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। 2023 में एक्स कर दिया गया है। जैक डॉर्सी ने इसको बनाया था, फाउंडेड, ये 2006 में फाउंड किया गया था, ठीक। इसके बाद देखिए कैरेक्टर लिमिट क्या होती है, जो इसमें आप मैसेज लिखते हैं या फिर जो टाइप करते हैं, जो आप पोस्ट करते हैं, 140 से 2017 में 280 कर दी गई। प्रीमियम यूजर्स के लिए 2000 या 25,000 कर दी गई, ठीक है। यूट्यूब 14 फरवरी 2005 को लॉन्च होता है। चैंद हर्ली, स्टीव कैन और जावेद करीम, इन तीनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया। मी एट द जो फर्स्ट वीडियो था जावेद करीम का, ठीक है। इसको भी बाद में गूगल खरीद लेता है। फिर सिल्वर बटन, गोल्ड बटन, डायमंड बटन, ये तो बहुत चर्चा में रहता है, आपको पता ही होगा, सब लिखा है, आप देख लीजिएगा। इतनी जल्दी इससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, फिर भी आप इसको एक बार देख लीजिएगा, हम पेपर में अभी क्वेश्चंस में इसको कवर कर लेंगे। गूगल मीट, अब गूगल मीट देखिए, हैंग्स आउट मीट इसका पहले नाम हुआ करता था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज़ होता है। 100 लोग फ्री मीटिंग में 60 मिनट तक बात कर सकते हैं जुड़ के, जैसे जूम मीटिंग होती है। टेलीग्राम 2013 में पॉवेल डुरो द्वारा लॉन्च होता है। स्नैपचैट 2011 में इवॉन स्पिगल द्वारा बनाया जाता है। लिंक्डइन क्या होती है, एक बिजनेस, जैसे आप इसमें प्रोफाइल बनाइए, आप अपना अगर जॉब चाहते हैं, जॉब प्रोफाइल बनती है, 2002 में लॉन्च होती है रेड हॉफमैन द्वारा। पिंटरेस्ट 2010 में बेन सिबरमैन द्वारा। कू 2020 में एक अप्रमेय राधा कृष्ण थे, उनके द्वारा ये लॉन्च की जाती है, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म था। स्काइप 2003 में आपका लॉन्च होता है निकोलस जेनस्ट्रॉम द्वारा और जॉनेस फ्रेस द्वारा। VoIP वॉइस ओवर IP तकनीक का प्रदाता होता है। ये सब आपने यूज़ किया होगा, आपको बहुत डिटेल में पता भी होगा। अब कुछ आगे देखते हैं जो सरकार ने लॉन्च किया। डिजी लॉकर, इसमें सब आप अपने दस्तावेज रख सकते हैं। 2015 में लॉन्च हुआ था डिजिटल दस्तावेज रखने के लिए। उमंग 2017 में सरकारी सेवाओं के लिए लॉन्च हुआ था। ई कोर्ट सर्विस ऐप 2017 में ई कोर्ट सेवाओं के लिए लॉन्च हुआ था। आधार 2014 में आधार से संबंधित सेवाओं के लिए और भीम UPI डिजिटल भुगतान के लिए 2016 में लॉन्च हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं। इसके बाद इंटरनेट का जनक, WWW का जनक, ईमेल का जनक, सोशल मीडिया पहला कौन सा था, यूट्यूब पे पहला वीडियो कौन सा था, ट्वीट पहला कौन सा था, जैक डॉर्सी का था, जस्ट सेटिंग अप माई ट्विटर। वर्ल्ड सोशल मीडिया डे 30 जून को ट्विटर का नाम एक्स कर दिया गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखिए, यही मैंने अभी आपको ऊपर बताया। टेलीग्राम, स्नैपचैट, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, कू अप्रमेय राधा कृष्ण, स्काइप निकोलस जेनस्ट्रॉम, ठीक। ये सारी चीज़ें आप याद रखिए, जिसमें टेलीग्राम बहुत चर्चा में रहता है, तो इसके जो संस्थापक हैं पॉवेल डुरो, इनको याद रखिए, ठीक। इसके बाद आगे देखते हैं। फिर
महत्वपूर्ण शब्दावली कुछ देख लेते हैं, जैसे मार्केटिंग और मैट्रिक्स कैसे चलता है। ऑर्गेनिक रीच मतलब होता है बिना पैसे के लोगों तक आपकी रीच पहुंच रही। जैसे ये वीडियो मैं बना रहा हूं तो मैं पैसा पेमेंट नहीं कर रहा हूं, ऐसी ही जितने लोगों तक पहुंच रही है उसको ऑर्गेनिक रीच बोलेंगे। पेड अगर मैं क्या करता हूँ, पैसा दे के इसका प्रमोशन कर देता हूँ तो एड्स भी दिखाए जाएंगे और ये पेड रीच हो जाएगी। CTR क्लिक थ्रू रेट, जितना आप क्लिक करेंगे उतना ही इस वीडियो को और पोस्ट या और हाइप मिलेगी। शैडो बैन, जब प्लेटफॉर्म आपकी पोस्ट को पहुंचना, जब ये क्या करता है शैडो डाउन, ये होता है कि ये अगर यही करने लगे, यूट्यूब ही करने लगे कि वो पोस्ट को कम पहुंचाए लोगों तक, तो वो हो जाता है शैडो बैन। ब्लू टिक वेरिफिकेशन, जब एक क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा, 1000 सब्सक्राइबर जैसे बढ़ जाएंगे या फिर कुछ ऐसा हो जाता है तो उस पर ब्लू टिक या मोनेटाइजेशन भी हो जाता है। फिर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इंक्रिप्शन आपको पता है डाटा को इंक्रिप्ट कर देता है। फिर 2 फैक्टर ऑथराइजेशन भी आपने के रखा होगा, सब पढ़ा है। कुकीज़ देखिए, कुकीज़ इंपॉर्टेंट है। जब भी आप वेबसाइट पर कोई गतिविधि करते हैं तो ये कुकीज़ क्या होती हैं, आपकी हर ट्रैक को ये बिल्कुल अपने में बना के रखती हैं, मतलब ट्रैक किया करती हैं आपकी एवरी एक्टिविटी को, तो ये बोलते हैं कुकीज़। ठीक। फिशिंग नकली ईमेल के लिंक के जरिए मान लीजिए आपकी जानकारी कोई चुरा लेता है तो उसको फिशिंग बोलते हैं। डाटा ब्रीच, अगर कोई डाटा चोरी हो जाना या लीक हो जाना तो उसको डाटा ब्रीच। जैसे कि अभी हाल ही में एक न्यूज़ हो रही है आपकी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट कोई कहीं का है भारत का, वहाँ का डाटा काफ़ी ज़्यादा लीक हो गया है तो उसको डाटा ब्रीच बोलते हैं। फिशिंग को अगर आपको समझना है तो एक मूवी है, बहुत ही अच्छी मूवी है जो कि फिशिंग पर ही बनी है पूरी तरीके से, इंडियन मूवी है जामतारा, आप उसको देख सकते हैं। फिर इसके बाद भारतीय कानून IT एक्ट 2000 में आता है 66 से आपत्तिजनक अपमानजनक संदेश भेजते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। अश्लील सामग्री प्रकाशित करते हैं 67 धारा लग जाएगी। 69A में सरकार को ऑनलाइन सामग्री, वेबसाइट लिंक ब्लॉक करने का अधिकार होता है। 43A में लापरवाही से डेटा सुरक्षा में कोई चूक हो जाती है तो कंपनी उत्तरदायी होती है। तो ये कुछ धाराएँ थी, याद करना है आपको। अब देखते हैं साइबर क्राइम। अगर कंप्यूटर का इस्तेमाल करके आप कोई भी क्राइम कर रहे हैं, कंप्यूटर या मोबाइल का इस्तेमाल करके, तो वो साइबर क्राइम कहलाता है। इसमें 2 तरीके का होता है, एक तो जब कंप्यूटर टारगेट होता है और जब कंप्यूटर टारगेट नहीं एक वेपन होता है। कंप्यूटर टारगेट होता है तो आप उसमें लोग हैकिंग कर लेते हैं, वायरस और मैलवेयर डाल देते हैं, डीडोस अटैक कर देते हैं, वेबसाइट हैक कर लेते हैं, साइबर स्टॉलिंग करते हैं, अश्लील सामग्री फैला देते हैं, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड करते हैं। ये तब जब आपके कंप्यूटर पे अटैक होता है, और जब कंप्यूटर के द्वारा अटैक करेंगे आप तो वित्तीय साइबर अपराध करेंगे। ठीक है, सिस्टम पर हमले करेंगे, व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपराध करेंगे, तो ये जब कंप्यूटर एज अ वेपन यूज़ करते हैं आप। आगे देखते हैं, IT एक्ट अभी हमने ऊपर पढ़ा, फिशिंग अभी हमने पढ़ा। फिशिंग का मतलब मछली पकड़ने जैसा है। इसमें कोई आपको एक लिंक भेजेगा, कोई आपको क्या भेजेगा, एक ईमेल भेजेगा, बैंक ईमेल, नकली वेबसाइट, उस पर क्लिक करेंगे, बस आपका डाटा चोरी हो जाएगा। फिर उसके बाद विशिंग मतलब वॉइस के, कोई आपको वॉइस कॉल करता है और अपराधी खुद को कुछ अधिकारी बताता है, OTP पिंग ये सब मांग लेता है, तो ये फर्जी कॉल सेंटर करते हैं जो अभी तक बहुत ज़्यादा पकड़े जा रहे हैं इस समय। SMS फिशिंग, कोई SMS टेक्स्ट मैसेज भेजा जाएगा, कोई लिंक होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो ऐसा बोला जाता है आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। ये फिर जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपका जो भी पैसा होगा वो डिटेक्ट होना शुरू हो जाएगा। सलामी अटैक पेपर में कई बार पूछा गया है। इसमें 50 पैसे या 1 रुपये के फॉर्म में बहुत छोटे अमाउंट में पैसा चोरी किया जाता है, जो मिला के एक बहुत बड़ी चोरी हो जाती है। इसी को बोलते हैं सलामी अटैक। ठीक है, ये पेपर में पूछा भी गया था, इसको याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आगे देखते हैं, इसीलिए कहा जाता है कभी भी अपना OTP या पिन शेयर ना करें। साइबर क्राइम आगे, रैंसमवेयर क्या होता है, एक तरीके का वायरस होता है जो आपकी जो कंप्यूटर की फाइलें उनको एन्क्रिप्ट कर देगा और फिर उसको अनलॉक करने के लिए आपसे पैसे मांगेगा। तो पैसे मांगेगा मतलब रैंसम, फिरौती मांगेगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं रैंसमवेयर। फिर बॉटनेट क्या होता है, बॉटनेट बहुत सारे कंप्यूटर्स का एक जाल होता है, बहुत सारे कंप्यूटरों को इसमें एक जाल के तरीके से यूज़ किया जाता है और एक ज़ॉम्बी कंप्यूटर बना लिया जाता है, तो ऐसे आपके कंप्यूटर पे अटैक किया जाता है। ठीक, DDoS मतलब होता है कोई वेबसाइट आप चला रहे हैं, अब वेबसाइट बहुत ही अच्छी चल रही है, फिर एकदम से उस वेबसाइट पे इतना डाटा भेज दिया जाता है, इतना ट्रैफिक भेज दिया जाता है कि वेबसाइट का सर्वर डाउन। आमतौर पे UPSSC, UPPCS की साइट्स पे बहुत ज़्यादा होता है। लास्ट के दिनों में आप क्या करेंगे,
जब फॉर्म भरने जाएंगे तो आप देखते हैं कि साइट नहीं चलती है। तो साइट क्यों नहीं चलती है? क्योंकि बहुत सारे लोग उस पर क्या कर देते हैं, एक साथ काम करने बैठ जाते हैं, जिससे सर्वर क्या होता है, बैठ जाता है, सर्वर क्रैश हो जाता है, वेबसाइट डाउन हो जाती है। यूज़ चेकिंग होती है, जैसे सार्वजनिक स्थल है, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट दिए हैं, आपने लगाया चार्जिंग केबल के लिए, तो वो आपका डाटा कॉपी कर लेते हैं। इसीलिए बाहर चार्जिंग नहीं लगानी चाहिए और वाईफाई से कनेक्ट नहीं करना चाहिए। साइबर स्टॉकिंग क्या होता है? इंटरनेट, सोशल मीडिया या ईमेल के जरिए किसी व्यक्ति या महिलाओं का क्या करना है, पीछा करना है, उनको परेशान करना है, तो इसको साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। कई बार लोग क्या होते हैं, बार बार मैसेज करते हैं, ईमेल भेजते हैं, फ़ोटोज़ भेजते हैं, तो ये सब साइबर स्टॉकिंग है। साइबर बुलिंग, किसी को धमकाते हैं सोशल मीडिया पर, डरा धमका के पैसा मांगते हैं या फिर गाली करते हैं, तो ये होती है साइबर बुलिंग। डिजिटल अरेस्ट बहुत कॉमन है, खुद को वो पुलिस बताएगा, सीबीआई बताएगा और आप पे झूठे आरोप लगाएगा, आपको डिजिटल अरेस्ट कर लेगा वीडियो कॉल पे और आपसे पैसे की मांग करेगा। डेटा डल्डिंग क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम में डेटा दर्ज करने से ठीक पहले या उसमें जानबूझकर हैकर क्या करता है, कुछ हेरफेर कर देता है, जिससे वेबसाइट या जो विवरण होता है वो बदल जाता है और आपका नाम ऊपर नहीं आता। तो इस तरीके की धोखाधड़ी क्या कहलाती है? डेटा डल्डिंग, मतलब पहले ही आपका डेटा ख़राब कर दिया गया। हैकिंग और मॉलवेयर से संबंधित जो मालवेयर होते हैं या मेलवेयर होते हैं, इनको देखिए। हैकर क्या होता है? जो सिस्टम की कमजोरियों को जानता है। एथिकल भी होते हैं और नॉन एथिकल भी होते हैं, अभी हम सब पढ़ेंगे। फिर आगे देखते हैं वाइट हैकर जो होते हैं, वाइट हैट, ये होते हैं एथिकल हैकर। ये आपसे अनुमति लेके आपके सिस्टम की कमियों को ढूंढते हैं। और ब्लैक हैट हैकर जो होते हैं, ये आपसे अनुमति नहीं लेते हैं, ये चोरी करने के इरादे से आपके कंप्यूटर में घुसते हैं। ग्रे हैट हैकर होते हैं जो कि अनुमति से सिस्टम में घुसपैठ करते हैं, लेकिन इनका इरादा चोरी करना या कुछ नुकसान पहुंचाना नहीं होता है, बस एडमिन को उनकी कमियां बताना होता है। क्रैकर क्या होते हैं? ये हैकर का ही नकारात्मक रूप है, यह सिस्टम की सुरक्षा तोड़कर अवैध फ़ायदा उठाते हैं। लाइसेंस की जो आपको मिली होती है उसको ये क्रैक कर लेते हैं। ठीक, फिर वायरस क्या होता है? वायरस एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जिसके लिए ह्यूमन एक्शन की ज़रूरत। मान लीजिए किसी फाइल में वायरस है, तो वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप उस पर क्लिक नहीं कर देंगे, और जैसे ही आप क्लिक कर देंगे वो वायरस एक्टिव हो जाएगा। वॉर्म होता है, तो वॉर्म पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या स्वयं अपनी कॉपी बना के पूरे सिस्टम में फैलता रहता है, मतलब ह्यूमन एक्शन की ज़रूरत इसमें नहीं है। ट्रोजन हॉर्स जो होता है सॉफ्टवेयर, ये उपयोगी सॉफ्टवेयर, मतलब यूज़फुल सॉफ्टवेयर की तरीके से दिखेगा, जैसे ही आप अपना डाउनलोड करेंगे वैसे ही ये प्रॉब्लम करना कंप्यूटर में शुरू कर देता है। स्पाईवेयर होता है या गुप्त रूप से, मतलब आपकी जो भी जानकारी है उसको ये इकट्ठी करता रहता है, पासवर्ड की डिटेल, फिर बैंक की डिटेल, ब्राउजिंग, सभी ये चुरा कर हैकर को भेज देगा। की लॉगर ये होता है जितना भी आप कीबोर्ड की जो प्रेस करेंगे वो सब ये रिकॉर्ड करता रहता है, इसीलिए पासवर्ड जब आपका चोरी हो जाता है तो वो इसमें इसी का रोल होता है, की लॉगर का। रूटकिट होता है, यह सिस्टम में गहराई तक छिप जाता है और हैकर को पूरा नियंत्रण, फुल कंट्रोल दे देता है आपके कंप्यूटर का। एडवेयर मनचाहे एड्स दिखाया करता है आपको, आपकी जो गतिविधियाँ हैं उनको ट्रैक करके। फिर स्पूफिंग क्या होता है? किसी विश्वसनीय व्यक्ति या जैसे कोई आपका जो बहुत ही अच्छा दोस्त है वो स्रोत बनकर आपको धोखा दे देगा। ईमेल स्पूफिंग कर देते हैं इसको, जैसे कि कहते नहीं कि मेरा ईमेल आईडी या ये आईडी हैक हो गया है, फिर आपसे वो पैसे मांगते हैं। स्निफिंग, नेटवर्क पर ट्रैफिक को चोरी छिपे पकड़ना, संवेदनशील जानकारी चुरा लेना, इसको स्निफिंग बोलते हैं। ब्रूट फोर्स अटैक होता है, सारे तरीके के पासवर्ड या पिन ट्राई कर लेना, आपका जो भी अकाउंट है उसको क्रैक करने के लिए, तो इसको बोलते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। फिर SQL, वेबसाइट पर डेटाबेस को गलत SQL कमांड लगाकर डेटा को चुरा लेता है। जीरो डे अटैक, सॉफ्टवेयर की उस कमजोरी का फ़ायदा उठाता है और अभी तक कोई अपडेट भी नहीं आता है उससे पहले ही वो पूरा अटैक अपना कर देता है। क्रेडेंशियल स्टफिंग भी ऐसे होती है, ज़्यादा पेपर में नहीं पूछा जाता है। साइबर अपराध आगे देखते हैं। एन्क्रिप्शन, आपको पता है डेटा जो आप भेजते हैं उसको एन्क्रिप्ट कर दिया जाता है गुप्त रूप में, फिर डिक्रिप्ट हो जाता है। फायरवॉल से क्वेश्चन बहुत बनता है, ये अनऑथराइज एक्सेस को आपके कंप्यूटर में आने से रोकता है, नेटवर्क को सुरक्षित रखता है। कुकीज़ जो होती हैं वो आपकी जो भी वेबसाइट पर गतिविधि चल रही है उसको रिकॉर्ड करती रहती हैं ताकि आप
अच्छे से बेहतर अनुभव से अपना काम कर सकें। वीपीएन होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आपके जो इंटरनेट कनेक्शन होता है उस पर आपको बहुत ही अच्छा ये क्या देता है, सिक्योरिटी देता है, जिससे कोई भी गतिविधि आपकी पब्लिक ना हो पाए, सब प्राइवेट रहती हैं। आईपी एड्रेस आपको पता है प्रत्येक इंटरनेट डिवाइस या कंप्यूटर का क्या होता है, आईपी एड्रेस। वन टाइम पासवर्ड आपको पता है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पता है। 66 धारा में हैकिंग आती है। 66 वीक में चोरी हुआ कंप्यूटर जो होता है वो आता है। 66 में पहचान की चोरी, आइडेंटिटी थेफ्ट, सिग्नेचर, पासवर्ड ये सब चुरा लेते हैं। 66 डी में चीटिंग बाय पर्सोनेशन, धोखाधड़ी, प्रतिरूप पड़ा आपकी कॉपी, ठीक है। 67 में अश्लील सामग्री, ऊपर बताया था। 43A में डेटा सुरक्षा में लापरवाही मतलब डेटा ब्रीच। 72 गोपनीयता भंग, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक। इसके बाद आगे देखते हैं कुछ नीतियाँ और संस्थाएं, जैसे कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 में लाई गई थी। ये सब आपके लिए साइबर सुरक्षा से बचाने, मतलब जो भी साइबर अटैक होते हैं उससे बचाने के लिए साइबर सुरक्षा नीतियाँ हैं। साइबर स्वच्छता केंद्र, बॉटनेट जो भी आपने पढ़ा था, कई सारे कंप्यूटर का जाल बनाकर आप में कंप्यूटर को दिक्कत देना। सर्ट इन बहुत पूछा जाता है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ठीक है। NCERT नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन, तो आपको याद क्या रखना है, सर्ट इन ज़्यादा याद रखना है, ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। फिर स्पूफिंग, स्निफिंग ये सब हमने ऊपर पढ़ लिया है। आपको अब ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास साइबर क्राइम होता है आपके साथ तो 1930 पे कॉल करिए, अब तुरंत आपको क्या हो जाएगा, रिलीफ मिलेगा। आगे देखते हैं भारत में कानून और ई गवर्नेंस, तो धाराएं तो हमने पढ़ ली हैं, हमको पढ़ना है डिजी लॉकर। उमंग और त्रिनेत्र छूट गया था। यूपी के पुलिस का AI आधारित ऐप है अपराधियों की पहचान के लिए। फिर ये कुछ फॉर्म्स हैं, GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, RSS रियली सिंपल सिंडिकेशन, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ब्लॉग वीडियो ब्लॉग, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा तो है कि ये कितने बिट में लिखा जाता है, आप बताइए। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक। उसके बाद GIF ये सब आपने ऊपर पढ़ लिया। अब करते हैं क्वेश्चन। इंटरनेट का जनक लिकलाइडर, ये जो की हैं ये थॉट दिया था इन्होंने, क्या दिया था, थॉट, विचार दिया था। ऐसे कौन हो जाएंगे आपके, विंट सर्फ, कौन हो जाएंगे, विंट सर्फ, ठीक है, याद रखिएगा। फिर इंटरनेट की शुरुआत ARPANET से हुई थी 1970 के दौरान। पहला इंटरनेट ईमेल डे टॉमलिंसन ने भेजा था 1971। फिर ईमेल भेजते हुए @ का प्रयोग किया था रे टॉमलिंसन ने। TCP/IP 1983 में लागू हुआ। वर्ल्ड वाइड वेब जो है टिम बर्नर्स-ली 1991। फिर इसके बाद अगला देखते हैं वर्ल्ड वाइड वेब 1991। ग्राफिकल मोज़ेक किसने बनाया, मार्क एंडरसन ने बनाया। फिर भारत में आम जनता के लिए इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष हुई, 1995, 15 अगस्त VSNL के द्वारा। ये भी पढ़ाया था आपको, VSNL के द्वारा। सोशल मीडिया दिवस 30 जून को मनाया जाता है। पहला सोशल मीडिया 6 डिग्रीज था, किसने बनाया था, एंड्रयू वेनरिच, ठीक है, इनका नाम सही कर लीजिएगा कि क्या है, वेनरिच, ठीक। ब्लॉगर किस वर्ष शुरू हुआ, 1999, किसका, 2000 के आसपास, किसके थ्रू, को एक था वो भी बाद में आया था 2020 के दौरान, ठीक है। फ्रेंडस्टर कब, 2002 में शुरू होता है। फेसबुक 2004 में लॉन्च होता है मार्क जुकरबर्ग द्वारा। ऑर्कुट 2004 में लॉन्च होता है। ऑर्कुट को किस कंपनी बंद किया, गूगल ने, या खरीदा भी था पहले गूगल ने और गूगल ने बंद भी किया। प्रोटोकॉल कौन सा विकसित होता है, जो TCP/IP। फुल फॉर्म आप बताइए कमेंट में। HTML का फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेब ब्राउज़र का पहला संस्करण टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। फिर उसके बाद ARPANET किस देश की रक्षा विभाग, अमेरिका USA द्वारा बनाया गया था 1969 में, ठीक है। आगे देखते हैं TCP/IP मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं, तो कितनी लेयर्स होती हैं, 4 लेयर होती हैं, ठीक है। पहला वीडियो जिसे YouTube पर अपलोड किया गया था, तो पहला वीडियो माय फर्स्ट वीडियो नहीं था, ये क्या था, मी एट द जू, तो जो मैं इस पर टिक कर रहा हूँ वो सही है। YouTube किस वर्ष लॉन्च हुआ, 2005 में। YouTube को किसने खरीदा, गूगल ने। YouTube किस वर्ष गूगल ने खरीदा, 2005 में, ठीक। उसके बाद सिल्वर बटन 2006 में खरीदा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 2006 में खरीदा। सिल्वर बटन 100K पे मिलती है। फिर इसके बाद आपका
गोल्ड बटन 1 मिलियन पर, डायमंड बटन 10 मिलियन पर। ये सब आपको पता है, क्वेश्चन इतना बनते नहीं है तो इसको आप नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम 2010 में लॉन्च होता है। इंस्टाग्राम के संस्थापक केविन सिस्टॉम और माइक क्रीगर थे। फिर आगे गूगल मीट में अधिकतम 100 पार्टिसिपेंट 60 मिनट तक, मतलब 1 घंटे तक। गूगल मीट फ्री टाइमिंग 60 मिनट। टेलीग्राम 2013 में लॉन्च होता है। टेलीग्राम पे एक फाइल अधिकतम कितनी शेयर कर सकते हैं, 2 GB तक। स्नैपचैट 2011 में लॉन्च होता है। स्नैपचैट स्टोरीज लगा सकते हैं आप। इसके बाद आगे देखते हैं लिंक्डइन 2001 में। लिंक्डइन को किसने खरीदा, माइक्रोसॉफ्ट में। पिंटरेस्ट 2010 में लॉन्च होता है। कूऐप 2020 में, ये भी ब्लॉगिंग के लिए ही होता है। फिर इसके बाद स्काइप 2003 में। स्काइप का मुख्य हो VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोसेसिंग या इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर इसके बाद आगे देखते हैं, आगे है रे टॉमलिंसन। जैसे ये है, बार बार क्वेश्चन आता है तो इसको आप याद कर लीजिएगा। पहला ट्वीट भी याद कर लीजिएगा, पहला वीडियो भी याद कर लीजिएगा यूट्यूब का। WW के जनक का नाम, इंटरनेट के जनक का नाम याद कर लीजिएगा, सब पूछा जाता है। वॉइस ओवर IP, VoIP का पूरा नाम। ऑर्गेनिक रीच बिना पे किए। पेड रीच, पेड जो होता है आप पेड करके, पैसा पे करके। CTR का पूरा नाम क्लिक थ्रू रेट। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है, 2 फैक्टर मतलब एक बार पासवर्ड फिर पासवर्ड, 2 फैक्टर, 2 चरणों वाली क्रिया। फाइल टिक क्या होती है, कब बनाने का, ब्लू टिक एक्चुअली ये है। तो ब्लू टिक क्या होती है, 2010 में इसका शुरुआत हुआ। टिकटॉक का मुख्य उद्देश्य, जो आप स्मॉल वीडियो बनाते हैं, स्मॉल वीडियो 30 सेकंड या 15 सेकंड, वो बनाना और शेयर करना। आगे देखते हैं कुकीज़, वेबसाइट पर स्टोर किए गए छोटे डाटा, आपकी सारी एक्टिविटीज़ को ये क्या करता है, ट्रैक किया करता है। फिशिंग क्या होता है, नकली ईमेल भेजा जाता है, नकली ईमेल भेजकर आपकी जानकारी को चुरा लेना। इनक्रिप्शन, डेटा को कोड में बदल देना। प्राइवेसी, क्राउड सोर्सिंग, विकीपीडिया उदाहरण है। फिर उसके बाद 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2 चरणों वाली क्रिया है। PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसको याद रखिए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ChatGPT OpenAI है, इसका फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो फुल फॉर्म आप कमेंट में करके बताइए क्या होता है, पेपर में पूछा गया है। वर्चुअल असिस्टेंट अलेक्सा सभी यूज़ करते हैं। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। फिर साइबर अपराध के देखते हैं। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी होता है। स्मिशिंग SMS के थ्रू होती है, हमने पढ़ा है ऊपर। वाईफाई हॉटस्पॉट पब्लिक स्टेशन पे होते हैं। सलामी अटैक 50 पैसा या 1 रुपये के फॉर्म में जो बार बार चोरी की जाती है, वित्तीय अपराध, जिससे एक बहुत बड़ी रकम क्या कर ली जाती है, चोरी कर ली जाती है, इसको बोलते हैं सलामी अटैक। कंप्यूटर अपराध 2000 IT एक्ट की बात की जा रही है, भारत में लाया गया था। रैंसमवेयर आपकी फाइलें एनक्रिप्ट कर देता है, फिर पैसा मांगता है, रैंसम मांगता है। कंप्यूटर को लक्ष्य बनाने वाले अपराध की श्रेणी में आते हैं कंप्यूटर एज अ टारगेट। बॉटनेट क्या है, कई सारे कंप्यूटर्स का एक जाल होता है, एक नेटवर्क होता है जो आपके सिस्टम पे अटैक करता है। कंप्यूटर को हथियार या टूल बनाने वाले कंप्यूटर एज अ वेपन। DDoS, बहुत सारा डाटा एक साथ भेज देते हैं वेबसाइट पर, जिससे वेबसाइट क्या हो जाती है, क्रैश हो जाती है। फिशिंग, ईमेल के माध्यम से धोखाधड़ी। विशिंग, वॉइस के जरिए। और जूस जैकिंग, मोबाइल चोरी। मोबाइल चोरी इसमें ये सुटेबल नहीं है, आपका क्या हो जाएगा, चार्जिंग के दौरान। चार्जिंग कहाँ पर आप करते हैं, रेलवे, बस स्टेशन, एयरपोर्ट, इन सब पे, तो आपके चार्जिंग के दौरान डाटा की चोरी जूस जैकिंग कहलाती है। फिर साइबर स्टॉकिंग क्या होता है, किसी का पीछा करना, ऑनलाइन किसी को फॉलो करना, ये ऑनलाइन की बात हो रही है, ठीक है, ठीक, मोबाइल पे। साइबर बुलिंग, ऑनलाइन किसी को धमकाना। डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन किसी को बंधक बना लेना, ठीक, वीडियो कॉल करके क्या करना, आप उससे पैसे बनाना। तो मेन इसका क्या हो जाएगा, वीडियो कॉल पर उसको अरेस्ट कर लेना और डरा धमका कर पैसे लेना। डेटा डिडलिंग क्या होता है, डेटा में शुरुआती ही दौर में हेरफेर कर देना। हैकर कौन होता है, जो सिस्टम की कमजोरियों को पहचान लेता है। क्रैकर, जो अवैध रूप से सिस्टम की जो की होती है, जो प्राइवेसी होती है, उसको क्रैक कर देता है। फिर उसके बाद वाइट हैट हैकर, ये एथिकल होते हैं। ब्लैक अनएथिकल होते हैं। ग्रे क्या होते हैं, ये अनएथिकल नहीं होते हैं, ये एथिकल श्रेणी में रखे जाते हैं। बिना अनुमति के परीक्षण तो करते हैं लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। मालवेयर वायरस है। वर्म खुद फैलता है। ट्रोजन हॉर्स एक यूज़फुल सॉफ्टवेयर होता है लेकिन सिस्टम के लिए ख़राब होता है। की स्ट्रोक रिकॉर्ड करता है की लॉगर। फिर सलामी अटैक आपको बताया, छोटी छोटी चोरियां होती हैं आपकी। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, ये CVI NCP बन के आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया था। डेटा डिडलिंग, डेटा को बदलना। रैंसमवेयर, फाइल एनक्रिप्ट करके फिरौती मांगना। बॉटनेट बहुत ज़्यादा क्या होता है आपका, एक
बॉट नेटवर्क बना लेता है जब जाल बना लेता है। हैकर सिस्टम की कमजोरियों को जानता है। क्रैकर अवैध रूप से सिस्टम को तोड़ देता है। डीडॉस बहुत सारा एक साथ सिस्टम डाटा भेज देना जिससे सर्वर क्रैश हो जाए। ये सारे क्वेश्चन अभी आप ऊपर कर चुके हैं, इनको अटैम्प्ट कर लीजिएगा। फिर ग्रे हैट हैकर आप देख चुके हैं, इंक्रिप्शन देख चुके हैं। IT एक्ट की धारा 6 क्या कहती है, मतलब 66 हैकिंग। IP एड्रेस इंटरनेट पर पहचान की पुष्टि करता है। ये इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। जो इम्पॉर्टेंट है उसको मैं बहुत अच्छे से बता दे रहा हूँ। फायरवॉल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। अनऑथराइज एक्सेस को रोकता है। IT एक्ट आपने ऊपर पूरा पढ़ लिया है। भारत में साइबर सुरक्षा नीति 2013 में लागू की गई थी। VPN का पूरा नाम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। अब लास्ट जो है वो देखते हैं HTTP का फुल फॉर्म। इसमें जो मैं मार्क करूँगा वो ज़रूर याद कर लीजिएगा। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, टेलनेट टर्मिनल नेटवर्क, SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर भी होता है, DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP, JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, इसको याद कर लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं तो माइम मल्टीपर्पज़ इंटरनेशनल मेल एक्सटेंशन, इसमें मीडिया, फ़ोटोज़, ऑडियोज़ इन सबको शेयर करने के लिए काम आता है। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। फिर आपको याद करना है ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। इतना ज़रूर याद करना है, बाकी जो लिखे हैं उनको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक, जैसे IGMP इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, स्लिप सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये जो लेक्चर है यहाँ से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन तो हर पेपर में देखने को मिलते हैं। साइबर सिक्योरिटी, सोशल मीडिया, इंटरनेट, OSI मॉडल, TCP मॉडल, ये मोस्ट फेवरेट टॉपिक हैं UPSSC या किसी भी एग्ज़ाम के, तो इसको कर लीजिए। बाकी जो आपकी अलग अलग जो मैंने बना रखी हैं प्लेलिस्ट, आप उसको ज़रूर देखिए, जिसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेलिस्ट है वो है आपकी एनवायरनमेंट। पहली जो आपको फॉलो करनी है वो है एनवायरनमेंट। इसके स्पेशल लेक्चर हो गए 4, साइंस एंड टेक के स्पेशल लेक्चर हैं 3, UP GK के चैप्टर वाइज हैं 2, ठीक, UP मंडल के हैं आपके 4। ये सारा आप देख लीजिएगा, आपको पेपर में बहुत हेल्प मिलेगी। कंप्यूटर का ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस ही कवर कर दिया गया है, बहुत ही अच्छे फॉर्म में आप उसको